आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज रहे हैं। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। रोज की तरह स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, संगीत रागी जी और अमिताभ सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल चुनाव की। पहले फेज की वोटिंग की बात करेंगे जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सवाल है कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी या ममता बनर्जी जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। बंगाल विजय को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है। फर्स्ट राउंड की वोटिंग बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थीं और इनमें से 59 यानी 75% से ज्यादा सीटें इन्हीं 152 में से थीं जिन पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। परसों फर्स्ट फेज में नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर के अलावा मालदा में भी वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन रहता है। पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी ने कुल 215 सीटें जीती थीं। इनमें से 92 सीटें इसी इलाके की थीं। इस बार जिन 152 सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है उनमें आदिवासियों के लिए भी रिजर्व 15 सीटें हैं। पिछली बार इन 15 सीटों में से टीएमसी ने 8 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती थीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एससी एसटी के लिए रिजर्व 35 सीटों में से बीजेपी ने 22 और टीएमसी ने सिर्फ 13 सीट्स पर ही जीत हासिल की थी। पहले फेज के 152 में से 32 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत हार का अंतर 5000 से कम वोटों का रहा था। 17 सीटों पर जीत का मार्जिन 10,000 से कम रहा था। बीजेपी की कोशिश इस बार इसी अंतर को पाटकर अपनी सीटें बढ़ाने का है। हालांकि ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल में झटका लगने के बाद से ही वहां पर अपना जनाधार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। इसीलिए इस बार नॉर्थ बंगाल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और माना यही जा रहा है कि पहले फेज का यह चुनाव काफी हद तक तय कर देगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। जो सत्ता का सपना बीजेपी सजा रही है, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा या ममता बनर्जी फिर से भारी पड़ेंगी। 152 सीटों पर जो कल मतदान होगा काफी हद तक वोटर्स तय कर देंगे। इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात यही होगी कि पहले फेज का इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और बीजेपी जो पिछली बार 59 सीटें जीती थी, इस बार अगर बीजेपी को सत्ता में काबिज होना है, सरकार बनानी है तो कम से कम 35 से 40 सीटों का इजाफा करना होगा। यह आंकड़ा 100 तक ले जाना होगा, तभी बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना सकती है। हालांकि इस बीच देखिए सेकंड फेज का चुनाव प्रचार भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में 80% सीटें जीतने का दावा कर दिया है। अब यह दावा कितना सच साबित होगा ये तो वोटर्स कल ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत तय कर देंगे। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बाहर देखी है वर्तमान में, जो उत्साह देखा है परिवर्तन के प्रति, जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी 80% का दावा तो योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, लेकिन यह भी तय मान लीजिए कि पहले फेज के चुनाव में टीएमसी का पलड़ा पिछली बार भारी रहा था। यहां पर कुछ ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके वाली सीटें हैं। ऐसे में टीएमसी को हराना क्या वाकई में इतना आसान बीजेपी के लिए होगा। हर्षवर्धन जी, क्या चेंजेस इस बार बीजेपी ने किए और क्या लग रहा है वो जो 35 से 40 सीटें बीजेपी अगर प्लस कर लेगी तो क्या सत्ता में आने का उनका रास्ता आसान होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये ओपन सीक्रेट है कि जो पहला चरण है यही तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में रहेगी, लड़ाई जीत लेगी या लड़ाई से ही गायब हो जाएगी। यही पहला चरण तय कर देगा। और वैसे तो रोचक के अंदाज में कहें तो वो झारग्राम वाली झालमुड़ी जो है वो भी यहीं की थी, जो एकदम से वायरल हो गई है, एकदम इंटरनेट बस्ट हो गया है, इतना सर्च हो गया है। लेकिन ये तो हुआ जो माहौल बना हुआ है, जमीन पर कितना है इसका फैसला होना बाकी है। अब उसकी 2-3-4 बड़ी चीजें हैं। एक तो ये कि पहली बार जो बंगाली हिंदू देश के अलग अलग हिस्सों में रहता है वो भी जागा हुआ है। मतलब मेरी जिनसे बात हुई, चूंकि मतलब अलग अलग शहरों में ठीक ठाक जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो जाते हैं और उसमें 2 तरह की चीजें होती हैं कि एक तो पश्चिम बंगाल से आए और दूसरा बांग्लादेशी है क्या। मतलब ये दोनों है, जो खास करके जो कामकाजी वर्ग है, जो कारीगर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, तो 2 के दोनों खूब जम के जा रहे हैं।
अब ऐसे बांग्लादेशी कौन है ये तो पता लगा पाना अभी संभव नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन देश में एनआरसी होगी और ये हो पाएगा। तो एक तो दोनों जा रहा है। पिछले 21 के चुनाव में क्या था, सिर्फ बंगाली मुसलमान लौटा था, बंगाली हिंदू नहीं लौटा था। वो अपना काम काज कर रहा था, उसको कह रहा था नहीं कोई चिंता नहीं। लेकिन इस बार ये दिखा है, तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। उसके लिए किया क्या, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में, और ये अमित शाह के आने के बाद ये स्ट्रेटजी बड़ी हुई है। ऐसा नहीं पहले नहीं होती थी, अटल जी के समय में भी ये होता था, पहले भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी है तो प्रवासी ले जाती थी। लेकिन अमित शाह के समय में ये जो मैन टू मैन मैपिंग शुरू हुई है, ये ज्यादा हुई। तो इसका कितना प्रभाव होगा ये देखने वाला होगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो पूरा चुनाव तय कर देगा, भय, डर, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं तो ये मानूंगा, जो आरोप लगता है कि भाई चुनाव आयोग तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है, तो काम तो खिलाफ काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए कर रहा है कि देश के किसी राज्य में जब हिंसा नहीं होती, जब कहीं बैलेट नहीं लूटे जाते थे, तो भी यहां पंचायत चुनाव में बैलेट लेकर लोग भाग जाते थे, चाहे वो 15 हो, चाहे उसके बाद के चुनाव, मतलब वो लगातार ये होता रहा। तो इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरह से लगभग 2500 बटालियन, यानी इतनी कंपनियां हैं जो वहां तैनात हैं, और डीएम एसएसपी घर घर जा रहे हैं। इसके बाद एक और चीज है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और पहले चरण में ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि दोनों लिहाज से घोर भाजपा के लिए कमजोर सीट, वो मुर्शिदाबाद वाली जो है वो भी वही है, और जो मजबूत सीटें हैं वो भी यही। सवाल यह है कि जो एसआईआर हुआ, उस एसआईआर में सचमुच शुद्धिकरण के बाद कितना, 90, 95, 92, 93, कितने प्रतिशत मत होने जा रहा है, और क्या वो जो सीट पर 5000, 10,000 का अंतर था उसको बदलने जा रहा है। ये बंगाल के पहले चरण में ये साफ साफ दिखेगा। भाई, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी मजबूत रही है, लेकिन ममता ने भी इस बार कोशिश की है कि नॉर्थ बंगाल में जो बीजेपी का विजय रथ था उसे रोका जाए। लेकिन जंग महल की सीटें हो, यहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती है। और मुर्शिदाबाद की बात करें तो ये मुस्लिम डोमिनेंस वाला एरिया चुनाव में भी जंगल महल की ही सीटें, वो लगभग 14 सीटें जीती थी, तो उसकी अच्छी स्थिति थी। 16 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और टीएमसी का दबदबा यहां थोड़ा सा ज्यादा रहा था। लेकिन मुर्शिदाबाद में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी ही नजर आई थी। अब इन इलाकों में क्या मुस्लिम वोटर्स का बिखराव होगा, और क्या काफी हद तक पहले फेज का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा, अमिताभ जी, कि मुस्लिम वोटर्स कितने बिखरते हैं, कितने वोट खींच पाते हैं ओवैसी, कितने वोट खींच पाते हैं हुमायूं, और इससे यह तय होगा कि बीजेपी को कितना फायदा होगा या कितना टीएमसी को फायदा या नुकसान होगा। देखिए, मुस्लिम वोट अगर आप देखें तो इस समय यूनाइटेड हो गया है टीएमसी के साथ, क्योंकि जो अभी हुआ था बाबरी मस्जिद वाले कांड को लेकर, और जो वो पार्टी को पैसे देने की बात हो रही थी, उससे ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि ये एक फोनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। एआईएमआईएम भीड़ जुटा रही है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो डिस्क्रेडिटेड इस समय ये दोनों पार्टियां दिख रही थी, चाहे वो वोट को लेकर हो, चाहे वो पूरी तरह से मोबिलाइजेशन के लिए हो, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स टीएमसी के साथ है। और जैसे एसआईआर का भी है, जिसमें सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि मुसलमानों को ही घाटा हुआ है, हालांकि हिंदू भी उसमें हैं, उसमें अगर आप उस एक वोट मत काटिए। आप सोचिए, अगर किसी घर में एक आदमी का नाम कटा है और उस घर में 5 लोग हैं, तो वो 5 लोग उसको वोट नहीं देंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। कहेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन ने किया, और इलेक्शन कमीशन इस समय जिस रोल में दिख रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि वो टीएमसी को ही जाएगा। लेकिन मुसलमान इस समय, देखिए, बंगाल का मुसलमान एक चीज के मामले में बड़ा कमिटेड है, वो है कि किसी भी तरह वो धर्मनिरपेक्षता को या तृणमूल कांग्रेस और उसके पहले लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट इसीलिए करता आया था क्योंकि उनको निजी खतरा लगता था किसी भी और राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे बीजेपी उस समय थी, कुछ हद तक कांग्रेस भी ऐसी पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन इस समय पूरी तरह से कंसोलिडेटेड है वो 27% मुसलमान टीएमसी के साथ। और जितना पिछले बार था, मुझसे लग रहा है इस बार ज़्यादा होगा। और खासकर हुमायूं कबीर के डिजास्टर के बाद उनका भी भरोसा ऐसी राजनीतिक दलों से उठ गया है जो इस समय मुसलमानों के डिजास्टर मत कहिए सर, वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी की जो थी वो। देखिए, स्ट्रैटेजी तो तब होगी जब आप कहेंगे कि ये कंसोलिडेशन हिंदुओं वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। ममता बनर्जी को आप देखेंगे तो हिंदू वोट भी उतने ही मिल रहे हैं जितने पहले मिले थे। ये है कि पोलराइजेशन हो गया है, लेकिन पोलराइजेशन भी सिर्फ उन स्पेसिफिक जगहों पर हुआ है जहां पर अदरवाइज
तृणमूल कांग्रेस स्ट्रांग थी, लेकिन मुझे उसका इमीडिएट कन्वर्जन वोट्स में इस बार अब तक तो नहीं दिख रहा है। हालांकि यह है कि भय का एक माहौल है, जो दोनों तरफ भय है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही तरफ भय है। सर, अगर मुस्लिम वोट इसी तरीके से कंसोलिडेट होगा तो जो सपना बीजेपी देख रही है, जो दावा बीजेपी कर रही है, फिर वो दावा तो कंप्लीट नहीं हो सकता, वो सपना तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि 75% पिछली बार मुस्लिम वोट टीएमसी के साथ गया था, और इसमें अगर प्लस होता है तो फिर टीएमसी की सरकार बन सकती है, टीएमसी सरकार बना सकती है, जीत का चौका लगा सकते हैं। लेकिन ये जितने भी इलाके हैं विजय जी, यहां पर सिर्फ अगर मुर्शिदाबाद वाला इलाका मैं छोड़ दूं, बाकी हर जगह पर बीजेपी ने अपनी मजबूती दिखाई है, बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। आप अगर पहले फेज के इस चुनाव में देखेंगे तो नॉर्थ बंगाल में 30 सीटें जीती थी, जंगमहल में 16, और साउथ वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बर्धमान और पूर्वी मिदनापुर वाला है वहां 11 सीटें जीती थी। बस मुर्शिदाबाद में 2 पर सिमट कर रह गई थी। इस बार क्या ये जो नंबर्स हैं ये कम होंगे बीजेपी के, या प्लस होने की भी कोई उम्मीद लगा सकते? कम होने की संभावना तो कम लगती है, लेकिन इतना बड़ा जंप जैसे आप कह रहे हैं, जो हमारे ग्राफिक्स बता रहे हैं कि अभी 59 सीट्स हैं उनके यहाँ इस इलाके में, और वो बढ़कर 35-40 सीटें बढ़ के 100 प्लस हो जाए, तो फिर तो पहला फेज के, दूसरा फेज के, तीसरा फेज के, कुछ भी करे, फिर तो चुनाव ही कहाँ बचता है। यदि कोई पार्टी एक फेज में ऑलमोस्ट 80% सीट इंक्रीज कर ले तो फिर दावा योगी ने किया अभी नहीं, दावा तो अलग बात है, लेकिन हम ग्राफिक्स की बात करें कि भाई 100 सीटें 102 सीटें हो जाए। हाँ। अब 60 से 102 सीटें हो जाएगी बीजेपी की, तो फिर तो कोई चुनाव ही नहीं बचेगा, है ना। लेकिन फर्स्ट फेज में बीजेपी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती है, और उसके लिए इम्प्रूव करने की जगह यहीं पर ज़्यादा है कि वो कितना कर सकती है। अब ये दिनाजपुर में कितना करेगी, या मालदा में कितना करेगी, या मुर्शिदाबाद में कितना कर सकती है, और झारग्राम में भी कितना कर सकती है। मुर्शिदाबाद में कर पाएगी सर? दिनाजपुर में भी वही हालत है, कोई ऐसा, और झारग्राम में भी बीजेपी के पास 1 सीट नहीं है। हाँ। तो वहां पर कितना करती है, और क्या इतनी गुंजाइश बनी हुई है कि 60 सीटों वाली पार्टी 40 सीटें जीत ले। और अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब कोई संभावना, आशंका, उम्मीद या कोई भी पैरामीटर्स का कोई मायने नहीं, फिर तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन सकती है। और जैसे अभी चर्चा हुई कि एसआईआर की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, कि एसआईआर में कितने वोट कटे हैं, वो वोट कितना डिफरेंस करते हैं, क्या वो जो सीटें हैं जिन पे 10,000 से कम का अंतर है उस पर फर्क पड़ रहा है, क्या जिन पे 5,000 से कम का अंतर है, वो तो वैसे ही बहुत सारी सीटें बदल जाती है आमतौर पर, किसके पास है किसके पास नहीं है। लेकिन एसआईआर की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इन चुनावों में, कि वो जो वोट कटे हैं उसका नुकसान टीएमसी को कितना होता है, और यदि भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ होता है तो वो कितना होता है, वो दोनों है। लेकिन एक बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है, टक्कर देख रहे हैं, टक्कर है, कोई है ही नहीं तीसरा मैदान में, न हुमायूं है, न कबीर है, न ओवैसी है, न कांग्रेस है, न लेफ्ट है। तो ये मोटे तौर पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बीजेपी की इसी को मैं विनिंग मानता हूं कि उन्होंने पूरे इलेक्शन को बीजेपी वर्सेस टीएमसी बना दिया। जो 2 बड़ी पार्टी एक जमाने में होती थी, जिन्होंने 30-30 साल 40 साल शासन किया, वो आज आउट हो गई है। तो ये भी अपने आप में बड़ी जीत है। पिछली बार कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं बहरामपुर से, क्या वो खाता खोल सकते होंगे एक आध? नहीं, कांग्रेस चाहेगी तो खोल भी सकते हैं खाता, कांग्रेस चाहेगी। हाँ, क्योंकि पिछली बार इस पे एक जरूरी, ये आपने ठीक सवाल किया। देखिए, अधीर रंजन चौधरी की जो छवि है वहाँ, वो कैसे लोकसभा हार गए इसका दर्द उनको था। और जरा सोचिए कि जो बार बार इस देश में सो कॉल्ड सेकुलर डिबेट होती है, तो वहां मुस्लिम बहुल थी तो हरा दिया उन्होंने, उनको अपना मुसलमान मिल गया यूनुस पठान। तो ये इसको जरा सोचिए, उसको उन्होंने हरा दिया। और असम में जो बदरुद्दीन अजमल हार गए क्योंकि उनको कांग्रेस, वहां उनको अपना मुसलमान मिल गया। यानी मुसलमान को अपना मुसलमान देखने का एक तरीका है। और तृणमूल कांग्रेस ने बहुत रणनीतिक तरीके से जो हुमायूं कबीर वाला पूरा स्टेज्ड ड्रामा किया, मैं उसको कतई नहीं मानता हूं कि वो हुमायूं कबीर चले गए थे और फिर वो अंत में स्टिंग आ गया। ये ममता बनर्जी का आप पॉलिटिकल एक तरह से कहें कि ब्रिलियंस समझिए, वो शानदार था, पूरी तरह से मुसलमान इनके साथ है। और मुर्शिदाबाद में एक अधीर रंजन चौधरी वाली सीट है क्योंकि वही अकेले हिंदू नेता बचे हैं, ये भी समझिए आप। वहां हिंदू नेता मुर्शिदाबाद में अकेला अधीर रंजन चौधरी बचा है। और अगर वो आदमी जीत जाएगा तो लोगों को लगता है चलो हमारी थोड़ी तो नुमाइंदगी रहे। भाई अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कोई ऐसा सपोर्ट तो है नहीं कि कांग्रेस के संगठन का बहुत ज्यादा मिल रहा है या बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कितना कामयाब हो पाएंगे। खैर, जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे वो ग्राफिक्स हम ये बता रहे हैं कि बीजेपी अगर ये दावा कर रही है कि उनको चुनाव जीतना है या वो चुनाव जीत जाएंगे या वो सत्ता में आ जाएंगे, तो उसके लिए पहले फेज में उन्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा और कम से कम 35 से 40 सीटों का इजाफा करना होगा, तभी जाकर बीजेपी
यहाँ पर जीत के करीब पहुंच सकती है। लेकिन क्या होता हुआ संगीत रागी जी आपको ये पॉसिबल नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या इंप्रूवमेंट आपने देखे बीजेपी के चुनाव प्रचार में और उसकी रणनीति में? देखिए, मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी जो ये पहला फेज है उसमें बहुत अच्छा करने जा रही है। और मुझे जो लगता है कि जो 5 जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 5,000 और 10,000 वोटों का जो मार्जिन था पिछले बार का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी हारी थी और तृणमूल कांग्रेस भी हारा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 5,000 वोट से हारी थी, तृणमूल कांग्रेस भी हारा था। लेकिन वहाँ पर इसकी गुंजाइश इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है और उसका बहुत बहुत सीधा कारण है, बिना लाग लपेट का, कि SIR की प्रक्रिया में जो वोट कटे हैं वो एक खास वर्ग के कटे हैं, जिन्हें हम बांग्लादेशी मुसलमान के तौर पे जानते हैं या कहते हैं। इलेक्शन कमीशन खुल करके बोले ना बोले उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, वो नहीं कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुल करके बोल रहे हैं। तो जो हम लोगों का आकलन है वह वही आकलन है कि जो SIR प्रक्रिया के अंदर जो मुसलमानों के वोट कटे हैं वो बहुत बड़ा अंतर लाते थे तृणमूल कांग्रेस के लिए, और उसमें कमी आई। दूसरी बात, जो मालदा, दिनाजपुर और खासकर मुर्शिदाबाद है इलाका है, ये ऐसा भी संभव हो सकता है देखने में कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5-7 सीटें ला सकती है। जो वहाँ के कैंपेन, हालांकि आपको कोई बड़ा लेकिन तो कांग्रेस को भी नहीं होगा सर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े नेता कांग्रेस के नहीं गए हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी को कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो बदरुद्दीन अजमल को हरा देंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। और जो कहा जाता है ना कि मुसलमान, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की याद आने लगती है, और आजकल उनका चल भी रहा है थोड़ा सा इधर, कि हिंदू जो है वो स्प्लिट करता है वोट, लेकिन मुस्लिम हमेशा भेड़ की तरह एकजुट होकर के वोटिंग करता है। ये उसका पैटर्न आज से नहीं है, आज़ादी के पश्चात है। जो भी कारण रहे हो, आज़ादी से पहले भी था। आज़ादी से पहले यदि आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब चुनाव हो रहा था तो देखने को मिला था। 1937-40 के चुनाव में वो देखने को नहीं मिला था, लेकिन 46 आते आते सब चीज़ें पोलराइजेशन हो गया था, पूरा कंसोलिडेट कर गया था, और उस समय दिखाई दिया था 46 के चुनाव के समय। वो स्थिति आज़ादी के बाद भी बनी रही है। जहां भी वो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देते हैं। एक दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये हम कहें कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए वोट करती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए वोट करती हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि उनका हित कहाँ है, उनके दीन का हित कहाँ है। जो पार्टियां उसके दिन के हित के लिए काम करती हैं उनके साथ वो आकर के खड़ी हो जाती हैं, और उसमें भी यदि उनका अपना मिल जाए तो और उससे बहुत सोने पे सुहागा हो जाता है। यदि असउद्दीन ओवैसी उनको लगता है कि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में संभव है तो वो करेंगे। बिहार में उनको लगा कि असउद्दीन ओवैसी काम कर सकते हैं, इतनी सीटें ला सकते हैं, तो उन्होंने उनके लिए वोट कर दिया। महाराष्ट्र में दिखे थे ओवैसी, चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा हमें उतरते दिखे, और जब से वो स्टिंग आया है तब से वो वैसे थोड़े से फीके या ढीले तो पड़े। नहीं, वैसे ढीले पड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस चुनाव में भी जो शुरू से कहा जा रहा था, और मैं भी उन लोगों में शामिल था, कि हुमायूं कबीर का वाकई यदि है तो फिर ममता बनर्जी के लिए हारना लाजमी है। फिर कोई ममता बनर्जी को बचा नहीं सकता। लेकिन वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, अब मैं वो ममता बनर्जी का ब्रिलियंस था या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ ऐसे आदमी को दिया था और इतनी बेवकूफ़ी की थी कि ऐसी ऐसी बातें की हैं, तो फिर जो है वो मानना पड़ेगा किसे वो सीट। लेकिन एक चीज़ निकल करके से आई है कि जो उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को हुआ, कि जो पूरा कम्युनल मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट होता था इस्लाम के नाम पर, वो फिर से कंसोलिडेट होकर के ममता बनर्जी के पक्ष में जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी को मिदनापुर, दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब में उसको सीटों का गेन नहीं मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी यदि जीतते भी हैं तो उसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को मान करके चल रही थी कि उस सीट को वो जीत सकते हैं। ठीक है कि नहीं? सर, उस सीट पे वो लड़ाई में ही नहीं है। नहीं, ऐसा है जो अधीर वाली सीट है उस पे
या तो फिर तृणमूल ही जीतेगा, वहां लड़ाई बदल गई है। और असली मुश्किल यही कि मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट इस बार जीत पाएगी क्या, ये बड़ा सवाल है। नहीं, वो ठीक है कि वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्कीम ऑफ थॉट में ऐसा नहीं है कि मुर्शिदाबाद में वो जीत नहीं सकती है। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर उसको लगता है कि यदि वोटों का स्प्लिट हो जाए, क्योंकि जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसंट्रेशन है वो सर्टेन पॉकेट्स में है। वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे पॉकेट्स में वो 62% और 65% है। तो वहां पर वो संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी दिख रही है जहां उसको लगता है कि हिंदू वोट यदि कंसोलिडेट कर अगर जाते हैं। स्कोर की बात करें, दो सीटें पिछली बार जीती थी ना 22 में से सिर्फ बीजेपी। इस बार ये स्कोर 2 से बढ़कर आगे होगा या 2 से मुझे लगता है कि नीचे तो नहीं जाएगी, एक आध सीट ऊपर जा सकती है या इंटैक्ट रह सकती है। ये मालदा, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर में ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है इन जगहों पर। मोटा मोटी वही रहने वाली है। ये फैक्टर जो मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, अगर मुस्लिम वोटर्स कंसोलिडेट होकर टीएमसी को वोट देंगे तो फिर तो लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। फिर तो ये कहना कि बीजेपी यहां से 35 से 40 सीटें बढ़ा सकती है थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन सीपीएम और कांग्रेस की मजबूती क्या थोड़ा बहुत डेंट करने की स्थिति में आपको दिख रही है मुस्लिम वोटों के लिहाज से? एक चीज अमिताभ बोले, सीपीएम लड़ाई में कहीं नहीं है, मैं भी बोलने जा रहा और कांग्रेस पार्टी भी लड़ाई में कहीं नहीं है। एक भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का वहां बंगाल में गया है क्या? ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी एक सभा में जाकर के बोल आए थे ममता बनर्जी भ्रष्ट है। उसके बाद डांट लगी या क्या लगा, या उनको लगा कि इंडी गठबंधन हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। एक बड़ा पार्टनर तो है ही इंडी गठबंधन का, तो कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी इतना नाराज हो जाए। बताऊंगी, राहुल गांधी को जाना था लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। अब रद्द क्यों हो गया, इसके पीछे की वजहों पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन अमिताभ जी, यही मुस्लिम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों हाशिए पर हैं। 2.5%, 3.5% इतने बड़े स्टेट के लिए कुछ नहीं होता है, और ये इलेक्शंस में भी दिख रहा है। और जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट या कांग्रेस यहाँ एक्टिव थी, ये इतनी पावरफुल थी, वो एकदम हाशिए पे चली गई है। लेकिन देखिए, हिंदू मुसलमान अपनी जगह है, ये तो हो ही रहा है, इस इलेक्शन में दिख भी रहा है। एक बंगाली अस्मिता की जो बात करती है तृणमूल कांग्रेस, उस पर बहुत सारे जो बंगाली हैं, हिंदू हैं, चाहे मुसलमान भी हैं, जैसे मछली को लेकर आजकल बीजेपी वाले मछली को लेकर घूम रहे हैं कि दिखाने के लिए कि हम इसको बैन नहीं करेंगे। और ये शुद्ध शाकाहारी की जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिखाती है तृणमूल कांग्रेस, उसको वो प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरा है जो बांग्ला भाषा को लेकर है, वो है, और जो बंगाल की सांस्कृतिक विरासत रही है। बंगाल उस तरह से देखिए नहीं सोचता है जिस तरह से हम नॉर्थ इंडिया में शायद सोचते हैं। बंगाल एक कॉम्प्लेक्स जगह है जो एक नॉर्थ इंडियन को समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे बंगाली अस्मिता पर वो पूरा बंगाल मोबिलाइज कर जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, और वो चाहे वो उनके लीडर्स रहे हों, कल्चरल हीरोज रहे हों, चाहे जितने भी हों, वो सारे इस बात पर एग्री कर जाते हैं। जैसे नजरुल गीती है, अगर आप देखें तो काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा था जो बांग्लादेश में था, और वो पूरी तरह से हर इवेंट में गाया जाता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या वो, तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो एक कॉम्पोजिट कल्चर बंगाल का रहा है। हाँ, ये रहा है कि इस समय वो 4 पे आ गया है, वो हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगा है। जैसे अगर असम को भी देखिए तो असम में भी हिंदू मुसलमान नहीं था, वो आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर या आउटसाइडर वर्सेस लोकल था। लेकिन जो पॉलिटिक्स हुई उसमें वो हिंदू मुसलमान दिखता है। तो यहां भी वही है, अगर पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस जितने भी मुसलमान वोट हैं वो अगर मोबिलाइज कर पाए, और मैंने पहले भी कहा AIMIM और वो जो हुमायूं कबीर की पार्टी का जो डिजास्टर हुआ, उससे अब ये लगने लगा है कि वहां के मुसलमान भी थोड़ा सा सतर्क हो गए होंगे, जिस तरह यूपी के मुस्लिम हो गए थे कि AIMIM कैंपेनिंग बहुत करती थी, भीड़ बहुत जाती थी, लेकिन अल्टीमेटली वो सीट में ट्रांसलेट नहीं किया। हालांकि बिहार अपवाद था। हिंदू मुसलमान ज्यादा लाउड एंड क्लियर सुनाई दिया इन चुनावों में, और बंगाल अस्मिता की बात या बंगाली अस्मिता की बात टीएमसी ने बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना नजर नहीं आया। हालांकि बड़े बड़े नेता बीजेपी के इसे ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो झालमुड़ी खाना हो प्रधानमंत्री का या उनके कैंडिडेट्स का मछली लेकर निकलना हो, ये बताना हो कि भाई हम बंगाली अस्मिता के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी, इसे तो थोड़ी बहुत कामयाबी बीजेपी के लिए कहा जाएगा कि जिस पिच पर वो चुनाव लड़वाना चाहती थी, कम से कम वो पिच तो बरकरार रही। नहीं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी के साथ बंगाल में है। और एक जो कहा जाता है कि न भूतो न भविष्यति, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उसी अंदाज में चुनाव लड़ रही है। ये जो 152 सीटें हैं, इसमें अगर गिनती करें तो 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान तय कर देगा तो कोई और जीत नहीं सकता है।
तो बची कितनी, 152 में से 43 निकाल दीजिए, मतलब 109 सीट हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को 109 पर लड़ना है। ये जो ये 43 है, इसमें करीब 7 सीटें हैं जिसमें बीजेपी लड़ाई में आ सकती है, कोई चमत्कार हो जाए तो जीत सकती है। तो 109 7 116, तो उसको जो भी स्ट्राइक रेट लेना है वो 152 में नहीं लेना है, ये पहले इसको समझना जरूरी है। वो 116 में लेना है, 116 में भी 109 में लेना है। अब ये जो ममता बनर्जी का मैं पॉलिटिकल ब्रिलियंस बार बार कह रहा हूं, मुझे लगता है, ठीक है, ये क्या होगा क्या नहीं ये तो कोई राजनीति में जानता नहीं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पता था अगर परमानेंट उस तरह से चुनाव हुआ तब तो ये बहुत ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि लोग उनसे उबे हुए हैं, मुसलमान को भी वहां बहुत कुछ मिला नहीं है। जो बांग्लादेशी है वो ज्यादा मजे में होगा, पश्चिम बंगाल का मुसलमान कितना मजे में होगा ये भी सवाल है। अब उस लड़ाई में उन्होंने ये कर दिया कि अच्छा ये भाजपा की रणनीति थी, देखो ओवैसी और हुमायूं कबीर मिल रहे, अब सारा मुसलमान एक साथ आ जाओ। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, जिसको कहते हैं ना कि सिक्के का दूसरा पहलू तो देखा जाएगा, हिंदू को पहली बार इतना साफ साफ दिख रहा है, इसको भी समझिए आप। और जिस हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं वो बांग्ला कल्चर है, लेकिन जिस हम एक्सट्रीमिस्ट कल्चर की बात करते हैं वो बांग्लादेश में दिख चुका है। दोनों अगल बगल है ना, अभी तो हुआ, ज्यादा दिन थोड़ी ना हुआ जब वहां रविंद्र संगीत तो छोड़िए, शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा के ऊपर चढ़ के क्या क्या किया वो सबने देखा। तो मुझे लगता है बंगाल के चुनाव को सिर्फ ऐसे देखना कि वो यहां से ही असर कर रहा है, वो इन सारी चीजों को असर कर रहा है। जो बंगाल बटा है उसका भी इस चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण है, और उस पर अमित शाह जो 27 तारीख तक वहां कैंप कर रहे हैं उन सब का असर पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान तय कर चुका है, पहले कम दिखता था, इस बार बहुत लाउड एंड क्लियर दिख रहा है। क्या हिंदू उसकी प्रतिक्रिया में तय करेगा? तो 116 में 80-90% का स्ट्राइक रेट होना बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी स्ट्राइक रेट पर रही है। सर आगे भी बंगाल पर ही चर्चा करेंगे। एक ही लाइन सिर्फ बोलना चाहता हूं, ये पूरे चुनाव का निष्कर्ष इस बात पर आधारित होता है कि हिंदू पोलराइज्ड होकर के कितना तृणमूल के खिलाफ वोट करता है, क्योंकि मुसलमान तो पूरा एकजुट होकर के ममता को मान करके चलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है ये, उनके लिए वोट करेंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। हिंदू इसकी प्रतिक्रिया में वोट करता है या नहीं करता है ये तय करेगा। मुद्दा जो बनाया बीजेपी ने वो कितना रंग लाएगा, इस पर पूरी तरीके से चुनाव निर्भर करेगा कि उनका वोटर घर से बाहर निकल रहा है, और निकल रहा है तो क्या हिंदू उनको हिंदू बनकर वोट कर रहा है, या फिर जिस तरीके का बिखराव बंगाल में देखने को मिलता है वही देखने को मिलेगा। बैटल ऑफ बंगाल को जीतने के लिए शाह ने कोलकाता को अपना बेस बना लिया है। अगले करीब 150 घंटे शाह कोलकाता में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोलकाता में देर रात तक बैठक की। रात 8 बजे शुरू हुई बैठक देर रात 12 बजे के बाद भी जारी रही। इस मैराथन बैठक में शाह ने प्रभारियों और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। बैठक का मुख्य एजेंडा कमजोर बूथों को अवैध किले में बदलना है। अमित शाह ने साफ संदेश दिया है कि केवल रैलियों से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि जीत का असली आधार बूथ प्रबंधन है। अमित शाह 27 अप्रैल तक कोलकाता में ही रुकेंगे, जो ये संकेत देता है कि भाजपा इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए कितनी गंभीर है। बंगाल की 294 में से बीजेपी का फोकस 215 सीटों पर है। ये वो सीट हैं जहां मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी पर हावी नहीं है। अगर बीजेपी को बंगाल जीतना है तो इन 215 सीटों में से 150 सीटों का स्कोर करना पड़ेगा, यानी बीजेपी को हर 10 में से 7 हिंदू का वोट चाहिए। क्या यह संभव हो पाएगा? और जिस तरीके से बैठकें गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं उससे क्या बूथ मैनेजमेंट हो पाएगा? और क्या संगीत जी बड़ा आसान है बंगाल में बैठक करके बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि हम बाकी प्रदेशों में देखते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा बूथ मैनेजमेंट करती है, लेकिन बंगाल में क्या इस बार वो बूथ मैनेजमेंट हो पाएगा जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है? देखिए, बूथ मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अमित शाह जी ने ही लाया। और जब वो पहली बार अध्यक्ष बने थे और उत्तर प्रदेश के का चुनाव उनके हाथों में उनकी कमान आई थी, तो उन्होंने इसको यूज किया था, इसका प्रयोग किया था, और उसका बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट आया था कि भारतीय जनता पार्टी 70 से ज़्यादा सीटें लोकसभा जीत करके आई थी। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव जब चल रहा था तो इसी कहानी कुर्सी में हम लोग बहुत बड़े बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि देखिए, चुनाव टक्कर का चुनाव है। जितने भी पोल प्रेडिक्टर्स थे कुछ और कह रहे थे, लेकिन एक ढंग से वो कहा जा रहा था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत तो जाएगी, लेकिन चुनाव टक्कर का है, एक तरफा चुनाव नहीं है। जब रिजल्ट आया तो एक तरफा चुनाव था। और मैं कह सकता हूं कि अमित शाह जी का जो बूथ मैनेजमेंट था बिहार के अंदर, अमित शाह के साथ उनकी पूरी एक
टोली और पूरा कैंप, मैंने तो एक जगह देखा इसको, अपनी आंखों से देखा कि कैसे बूथ मैनेज होता है, ये अपनी आंखों से देखा और वो हैरान करने वाला है। वो मैं कह भी नहीं सकता, यहाँ पे बात भी नहीं उसके बारे में कर सकता, लेकिन वो अद्भुत था। जिसे कहते हैं ना कि एक एक बूथ का कंप्यूटर पर उनके पास डेटा है, ये हमारे पास आ रहा है वोट, ये हमारे से बाहर जा रहा है, इस वोट को हम खींच सकते हैं, इस वोट को हम नहीं खींच सकते हैं। और पूरी एक टीम, टीएमसी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं, गुजरात की पूरी टीम एक जो थी CR पाटिल के नेतृत्व में ऑलरेडी बिहार जाकर के काम कर रही थी। वैसे ही एक नहीं, पता नहीं कितने टीमें काम कर रही थी वहां पे। वही हाल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के प्रयोग को बंगाल में आरोपित किया है और उनको ये बात पता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, चाहे आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका अनायास नहीं हो जाता है, वो एकदम प्रयोग के तौर पर ये होता है। तो उनको पता है कि नहीं मिलना है, हमको काम कहां करना है। जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई ये अभी आप दिखा रहे थे कि 215 सीटें हैं, उन 215 सीटों में भी वो छांट करके चल रहे हैं। अब आप देखिए, हम लोगों ने आदिवासी सीटों का हम लोगों ने जिक्र नहीं किया। आदिवासी सीटें वहां पर करीब 68 सीटें थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त पिछली बार मिली थी। क्या वे पूरी की पूरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कर पाएंगे इस बार के चुनाव में? जो शेड्यूल ट्राइब्स के सीटें थी उसमें भारतीय जनता, अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार जो है वो तृणमूल कांग्रेस 7-8 सीटें दिखा रही थी, वो एक्चुअली शायद 9 सीटें थी, 9 सीटें जीत करके आई थी और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को 8 ही सीटें आई थी, 8-7 15 का ही वो आंकड़ा था। तो क्या ऐसे जगहों पर बूथ मैनेजमेंट कितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है? यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपको परिणाम बहुत ही डिफरेंट मिलेंगे। और बंगाल के बारे में कल तक लोग कहता था ममता बनर्जी जीत ही जाएंगी, लेकिन आज यदि बंगालियों से आज पूछे तो लोग आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। इसी बात को लेकर तो ममता बनर्जी आग बबूला है ना, बार-बार कहती है ना कि जानबूझकर मेरे वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उनके वोटर्स क्या होते हैं? वो बंगाल के वोटर्स हैं। उनके वोटर्स का मतलब वही है जिसको उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ लाकर, अब मरे हुए तो आकर के वोट करेंगे नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ जिनसे वो वोट करवाते थे पहले। ठीक है सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ विजय जी, कोई बड़ा नेता गृह मंत्री अमित शाह जब 27 अप्रैल तक बंगाल में ही रहेंगे और लगातार बैठकें चल रही हैं और उनका मेन फोकस इसी बात पर है कि इस बार वोटर डरे ना, कम से कम मतदान केंद्रों तक तो पहुंचे, उनमें यह विश्वास जता पाएं कि आप डरिए मत, आप आइए मतदान कीजिए। और बीजेपी इसी वजह से आश्वस्त है कि शायद इस बार सत्ता का सुख वो भोग पाएंगे पश्चिम बंगाल में। इससे प्रभाव पड़ता है क्या नेता का उसी प्रदेश में रहने से? नेता का प्रदेश में रहने का प्रभाव तो पार्टी कार्यकर्ताओं पर बहुत पड़ता है, वोटर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता तो एनर्जाइज होता है, उसका काम उत्साह में होता है, उसका काम आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पिछले आधा घंटा से जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है केवल भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है और कोई है ही नहीं। अभी तक तो ये बाइपोलर इलेक्शन लग रहा था मुझे कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी, लेकिन हमारी चर्चा से मुझे लगा कि ये केवल बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है ये शायद पता नहीं। तो ये तो 234 जितनी सीटें हैं वो सभी बीजेपी के पास है। अब उसमें से कितनी सीटें वो अपनी कमजोरी की वजह से हार जाएगी। नहीं सर, आगे दिखाएंगे ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। आगे वो बातें हैं वो मैं सुनवाऊंगी। ममता बनर्जी 215 सीटों पर है, उनकी कितनी सीटें कम हो सकती है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और जो पार्टी 77 सीटों पर वो डबल कर जाएगी, इस पर हम 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं। मतलब सब कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती है चुनावों में और कोई पार्टी कोई काम नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है। और एक शब्द का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ, यदि कोई और बोलता तो आप नाराज हो जाते कि मैनेज करते हैं अमित शाह जी पार्टी। तो यही तो बात हो रही है, सारे झगड़ा ही ये हो रहा है कि बीजेपी बूथ्स को मैनेज करती है। देखिए यही आरोप तो लग रहा है। बूथ मैनेजमेंट तो अच्छी बात है, बूथ लूटना तो अच्छी बात नहीं है सर। अच्छा बोले सर, बोले। जो ममता बनर्जी जो डकैती करती है, मैं तो आपकी ताकत का ही जिक्र कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर रही है उससे भी। अभी आपने कहा, अभी चर्चा हुई कि भाई 152 सीटें हैं जिसमें से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लड़नी है, क्योंकि मुर्शिदाबाद मालदा ये छोड़ दीजिए। अब 115 में से 102 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी ताकत की बात तो बहस ही नहीं बचती है ना। इस पर बहस नहीं इस देश में होनी चाहिए कि क्यों बंगाल में मुर्शिदाबाद नहीं, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि मालदा मुर्शिदाबाद में क्यों एक तरफा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो सब मुसलमान है इसलिए ना।
नहीं वो तो है ही बात, इसमें है कौन ना? बात कर रहे हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद में जिसको सेकुलर वोट के बारे में आप लोग 75% वोट मुसलमान दे जिसे दें, तो वो कम्युनलाइज होता है इलेक्शन। और आप उम्मीद करें कि हिंदू जो है वो 80% जो बीजेपी को वोट दे दे या एक तरफा दे दे, तो वो कम्युनलाइज नहीं है। नहीं तो मैं तो मतलब यही जब हिंदू कहता हूं, एकजुट हो नहीं तो कम्युनलाइज नहीं होता। नहीं, मैं तो इसके ठीक मुसलमान- उल्टा बोलता हूं कि भाई, जब ये वोट का हिंदुओं को अधिकार है, पोलराइज वोट होने तय की करना। बात की जाती है, तब वो यहाँ पर एक वोट गिरोह तय होता करना है, है। वो कहता है कि नहीं ये तो इंडिविजुअल कम्युनल आदमी पॉलिटिक्स को है। अपना चलिए, वोट हिंदू तय और करना जो मुसलमान से- मुसलमान पहले से गिरोह की तरह काम करता है, हिंदू मुसलमान से उसको कहा आगे जाता है कि बड़ा वो हिंसा की सेकुलर तरफ धर्मनिरपेक्षता बढ़ते हैं, के लिए जो लड़ाई इस लड़ बंगाल रहा का है। एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। एक छोटी टिप्पणी। हाँ सर। देखिए, पहली बात तो ये कि विजय जी ने कहा कि चुनाव हम लोग बार बार यही कह ही रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस इतनी मजबूत है, तो विजय जी ने कहा कि हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं अभी जब से शो शुरू हुआ कहानी कुर्सी की। हम तो हुमायूं कबीर 3 बार तो मैंने बोला पॉलिटिकल ब्रिलियंस ममता बनर्जी का, 3 बार मैंने बोला। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, तो किसकी हम ताकत की बात कर रहे थे? मतलब विजय जी की बात से ऐसा लगा जैसे हम लोग तृणमूल की ही बात कर रहे हैं। वो इतनी ताकतवर पार्टी है कि उसको चैलेंज करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई क्या, इसकी बात कर रहे हैं हम। 3 सीट वाली जो पार्टी थी उसके 77 पहुंचने की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ताकतवर नहीं, ये तो कोई पहुंची, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। 3 से 77 पर नहीं पहुंची भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। वो 108 सीटें आने वाली थी, उसमें से 77 सीटें आई उसके पास। उससे पहले 2019 के चुनावों में वो 108 सीटों पर लीड कर रही नहीं, थी। सर, ये विधानसभा में उसे 77 सीटें मिली। आपने लोकसभा के आंकड़े को यहाँ पर नहीं, ला लेकिन ये करके- तो अद्भुत कर दिया कि विजय जी ने कहा कि 108 सीटें आनी चाहिए थी। तब तो अगर उस लिहाज से देखें तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आ ही जाएगा, क्योंकि 120 125 नहीं, मैं इसमें जोड़ दूं, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं हर्षवर्धन जी। भारतीय जनता पार्टी किसी एक न एक सीट पर ऐसे 142 सीटों पर जीत चुकी है, पहले जीत चुकी है 142 सीटों पर। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 142 सीटें वो जीत चुकी है, तो क्या वो ऐसा नहीं होगा कि वो यदि सीटें रिपीट चले कर दे सर, भारतीय अगले जनता मुद्दे की पार्टी? तरफ बढ़ती इसमें कोई हूँ। आपत्ति नहीं कर रहा भाई, कोई भी पार्टी जीत सकती। कोई सर, हम भी तो नहीं यही बोल बता रही रहे हैं है कि ना, अजय पश्चिम थोड़ी है बंगाल कोई में भी। ममता बनर्जी जो मजबूत है, उनका जो मजबूत किला है, क्या वहां बीजेपी मेहनत करके कुछ वोट चुराने में कामयाब रह पाएगी, या फिर बीजेपी को इस बार भी सूखा ही मिलेगा? इस बार भी बीजेपी जो सत्ता का सपना देख रही है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है वो हिंसा का बनता है, और इस बार इस हिंसा का बंदोबस्त करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें चुनाव आयोग ने की हैं, जिस पर एक अलग सियासत हो रही है। हालांकि पहले चरण की वोटिंग से पहले हिंसा शुरू हो गई, ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं। वेस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर हमला हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर के दातन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोल दिया। मारपीट की, गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। और सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा दुर्गापुर में भी हुआ। दुर्गापुर के जेसी बोस इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। असल में जेसी बोस इलाके में बीजेपी कैंडिडेट चंद्रशेखर बैनर्जी रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसके जवाब में टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच कहासुनी शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमला करने, मारपीट करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्स ने लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल में लिया है। और यही चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है उसे किसी भी तरीके से रोका जाए, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। टीएमसी कह रही है कि उनके वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अमिताभ जी, क्या इतना मुश्किल है पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोकना, उपद्रव को रोकना, दो पार्टियों के समर्थकों को आपस में भिड़ने ना देना? इतनी फोर्स लगा दी, उसके बावजूद भी खबरें तो आ ही रही हैं। देखिए, कहानी में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसा इसलिए भी है कि कांटे का संघर्ष है। और वो लड़ाई जो अगर आप देख रहे हैं पूरे बंगाल में, वो 4-5% वोटों के लिए ही है, उसी में पूरा खेल बदल जाएगा। और यहाँ पर जो अभी जो वायलेंस दिख रहा है, ये एक मैं कहूँ कि शुरुआत है, और आगे और भी वायलेंस होगा। और जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर तो लोग कह रहे हैं कि लोग तैयार हो रहे हैं इस दिन के लिए कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो यहां वायलेंस होगा। और इलेक्शन के पहले वायलेंस कम होगा ये भी लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक बहुत डायनेमिक शिफ्ट भी आने वाला है, मुझे ये लग रहा है, इन टर्म्स ऑफ पीपल्स परसेप्शन की ये चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं। टीएमसी ग्राउंड पे बहुत एक्टिव है, और कहा जा रहा है अमित शाह जी की या बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ
टीएमसी का भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ उतना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लेवल पे बूथ मैनेजमेंट से लेके इंडिविजुअल घरों का असेसमेंट भी टीएमसी करती है। अब आप उसे कहें मेजॉरिटी है इसलिए शायद वो कर पाती है, लेकिन वहां जो टीएमसी के ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है वो बीजेपी के ऑन ग्राउंड प्रेजेंस से कहीं ज्यादा है। वेल एंट्रेंस्ड लोग हैं, इनके इंटरेस्ट एंट्रेंस्ड हैं, लेकिन यही है कि भय से, और आप जितने भी पोल असेसमेंट देखेंगी, आपके टीवी पे भी दिखा रहे थे और भी अन्य यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगी, तो सब कोई ये बताने से डर रहा है आज कि वो किसको वोट देगा। और ये जो डर है वो निकालना इस समय टीएमसी सरकार का के साथ तो पॉसिबल नहीं है। वो सेंट्रल फोर्सेज, यहां भी आप देख रही थी सेंट्रल फोर्सेज के साथ वही गेरुआ वस्त्र या कांग्रेस बीजेपी वाले लोग ही दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था। तो वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वायलेंस का स्कोप यहां बढ़ जाता है। और वायलेंस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत इफेक्टिव होगा लोगों को ये जताने के लिए कि घर से निकल के आप वोट दीजिए। हालांकि वोटिंग इस बार बढ़ेगी, क्योंकि जो एसआईआर हुआ है उसके चलते जो प्रवासी बंगाली हैं जो भारत में कई जगहों पर रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सब घरों को वापस गए हैं। तो जो 82% 83% के लगभग वोट था, इस बार वो माना जा रहा है। सर, जिस डर की बात आप कर रहे हैं ना कि वोटर खुल के बताता नहीं है कि वो किधर जा रहा है, वो टीएमसी को पसंद कर रहा है या बीजेपी को पसंद कर रहा है, इसके पीछे की जो वजह है वो भी आपको बताती हूं। एक बाइट आपको सुनवाऊंगी। कल बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और कल प्रचार के आखिरी दिन दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल प्रत्याशी कवि दत्ता लोकल बाजारों में घूम रहे थे, जहां उनका वोटर्स को धमकाने का एक वीडियो सामने आया, जिस पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। सुनिए पहले। দেখে নেবো কিন্তু কেমন আছে এক নম্বরে সকাল সবাইকে নিজের পাশে সব এক নম্বর এসে বলো হ্যাঁ এটা বলতে হবে। तो आपने देखा यहाँ पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। आशीर्वाद दीजिएगा, हमें ही वोट दीजिएगा, ये प्रत्याशी घूम घूम कर कहते हैं, लेकिन एक लाइन जो कह रहे हैं वो कि कैमरे में सब दिखता है, यानी वो बता रहे हैं कि पता चल जाएगा आपने किसको वोट दिया है और किसको वोट नहीं दिया है। यानी वो बता रहे हैं कि मुझे वोट अगर नहीं दिया तो कैमरे में दिख जाएगा। आप बोल रहे थे कि कांटे का टक्कर बंगाल में इस बार दिख रहा है, इससे वायलेंस की संभावना ज़्यादा रहती। बहुत जगह कांटे की टक्कर है, हिमाचल में भी कांटे का टक्कर था। मात्र 50,000 वोट से कांग्रेस पार्टी जीत करके आई वहाँ पर। 50,000 था या 60,000, कोई ऐसा ही आंकड़ा था, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था। वायलेंस हुआ नहीं हुआ। जो है वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था दोनों के वोटों के प्रतिशत में, कोई वायलेंस नहीं हुआ। वहाँ पर आप देखेंगे कि वायलेंस बंगाल के राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया है और इसकी शुरुआत इसकी नींव जो है वो जो देश का जो सबसे सेकुलर, सबसे ह्यूमनिस्ट गिरोह, जिसे वामपंथी गिरोह कहते हैं, उसी ने दिया था। और वो बहुत बड़ा पत्रकारों का गिरोह था और इंटेलेक्चुअलों का गिरोह था जो उसके साथ खड़ा रहता था। कभी उसके बारे में हमने देश के लब्ध प्रतिष्ठित चैनल एक हुआ करता था, अब तो उसका स्वामित्व तो कहीं और आ गया है। कभी भी मैं उस पर स्पेशल करते हुए नहीं देखा था, शो करते हुए कि बंगाल में कितना वायलेंस हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही हैं। वो वामपंथियों के समय हुआ करती थी। इस आपने पिछला जो भी चुनाव हो, 17 का हो, 21 का चुनाव हो, आप देखेंगे लोग भाग करके आसाम, भारतीय जनता पार्टी के कार्डर्स के घरों पर बम फोड़े गए, मारा गया। चुनाव किस लिए गया? क्योंकि तुमने चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को खत्म करने के लिए जरूरी था। ये कितना खत्म हुआ होगा, लोग उसको आज के दिन में कह रहे हैं
कि भाई सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस क्यों वहां पर जा रही हैं, इसीलिए जा रही हैं और जाना भी चाहिए। सर यही बिल्कुल सेम जाना आरोप चाहिए, टीएमसी वाले भी लगाते हैं बंगाल में आप एक गुंडे सरकार से आप चुनाव के खिलाफ बिल्कुल यही चुनाव लड़ आरोप रहे हैं। टीएमसी वाले भी लगाते हैं कि जब से बीजेपी एक्टिव हुई है तब से पश्चिम बंगाल का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया है। ये आरोप टीएमसी वाले लगाते हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैसे तैनाती की गई है ये आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, इसीलिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की 316 कंपनी तो वहीं पूर्व मेदिनीपुर में 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। अगर देखा जाए तो औसतन 100 से 150 वोटर पर एक जवान तैनात है। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आंकड़ों की बात करें तो 2016 में जहां 800 कंपनी तैनात थी, जो 2021 में सिर्फ 725 थी, और इस बार के चुनाव में 2550 कंपनियां तैनात की गई हैं। बंगाल में सोर्स जैमिंग और बूथ जैमिंग को रोकने के लिए भी चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। सोर्स जैमिंग जिसमें वोटर्स को घर से निकलने से रोका जाता है, ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी। बूथ जैमिंग यानी वोटर्स को बूथ पर वोट डालने से रोकने वालों पर भी एक्शन होगा। पहली बार गाड़ियों को क्लाउड कैमरों से लैस कर दिया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल में 2600 गाड़ियों को लगाया गया है जो हर विधानसभा में घूम रही हैं। इन गाड़ियों पर लगे क्लाउड कैमरों की फीड 24 घंटे फीड आयोग को भेजी जाएगी और आयोग के अधिकारियों की ग्राउंड की एक्टिविटीज पर पूरी नजर रहेगी। ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि बंगाल में चुनाव हिंसा रहित हो। हालांकि बंगाल में इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाए। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। बंगाल में इस बार चुनाव आयोग के कहने पर पहले राउंड में 4 दिन पहले यानी 20 अप्रैल से ही शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। तो वहीं सेकेंड राउंड में 5 दिन पहले से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। चुनाव आयोग ने एक और असाधारण कदम उठाते हुए वोटिंग से 2 दिन पहले से ही मतदान वाले इलाकों में बाइक से चलने पर बैन लगा दिया है। बाइक पर चलने की पाबंदी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। और इसी पाबंदी पर ममता बनर्जी गुस्सा हैं। ममता बनर्जी अटैकिंग मोड में है। वोटिंग से पहले बाइक पर पाबंदी लगाने से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ममता ने इसे वोटर्स को पोलिंग बूथों तक आने से रोकने की साजिश बता दिया है। सुनिए। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। अभी बदमाशी की बात कह रही हैं ममता बनर्जी। विजय जी, अब ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं। वो तो अकेले दम पर पूरा चुनाव प्रचार कर ही रही हैं, लगातार घूम रही हैं, केंद्र सरकार की विफलताओं पर ज्यादा फोकस नजर आ रही हैं और अब भी कह रही हैं कि ये बदमाशी है सेंट्रल फोर्सेस की। एक तरफ वो तस्वीर जहां हिंसा दिखती है, एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती और बीच में नैरेटिव कि सेंट्रल फोर्सेस आने से बंगाल चुनाव प्रभावित होगा। देखिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, भय मुक्त, तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल की ये पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री है, समझे, कि वहाँ पर वायलेंस होती रही है। लेफ्ट पार्टीज के वक्त में भी बहुत होती रही, बल्कि लेफ्ट पार्टीज के वक्त में ज़्यादा शुरू हुई और उसको लड़ने के लिए ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर चली गई, ऐसा माना जाता है। और वो वायलेंस चल रही है। और जो भय है ना वहाँ पर, यदि आप बंगाल गए हो तो भय प्री पोल वायलेंस का नहीं है, पोस्ट पोल वायलेंस का है। और इलेक्शन पर असर भी वो पोस्ट पोल वायलेंस का होगा। तो वो इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, कितना इस्तेमाल हो रहा है इनका फोर्सेज का, सेंट्रल फोर्सेज का, वो भय मुक्त रखे, लेकिन चुनाव के लिए वोट डालने दें, ये भी एक व्यवस्था रहनी चाहिए कि भाई केवल ना हो। ममता जी बोलती हैं तो वो पॉलिटिकल एक उनका बयान है कि इस तरह से बात कर सकती हैं मोटरसाइकिल्स के लिए। लेकिन मैं इसमें इलेक्शन कमीशन को इतनी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि उनको जो ठीक लगता है इलेक्शंस के लिए, वायलेंस को रोकने के लिए, उस पर काम करने देना चाहिए और उस पर मौका करना चाहिए। और वैसे भी कर ही लिया उन्होंने, सारे ऑफिसर्स बदल ही दिए हैं, IPS बदल ही दिए हैं, IAS बदल ही दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल ही दिया है। तो अब तो फ्री वायलेंस होना चाहिए, फ्री वायलेंस का इलेक्शन होना चाहिए। और वैसे मुझे क्यों चिंता नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो पहले इसको सारा देखा होगा, तब उन्होंने ये चुनाव 5 फेज के बजाय 2 फेज में करवाया है। इसका मतलब उनको इस बार बंगाल में वायलेंस की संभावनाएं, आशंकाएं कम लग रही होंगी, तभी उन्होंने 2 फेज में करवा दिया होगा ना इलेक्शन।
लेकिन किसी भी तरह से हो, मैं समझता हूँ इलेक्शंस में वायलेंस पर रोक लगाने का काम इलेक्शन कमीशन देके और जो फोर्सेज है वो भी करे। बाकी चुनाव में ये सब आरोप ममता जी जो कह रही हैं वो या कोई और लोग कह रहे हैं, उससे मैं नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस जो है होने चाहिए वायलेंस फ्री। एक बात जो टीएमसी कह रही है या टीएमसी के साथ इंडिया अलायंस के जितने दल हैं वो कह रहे हैं 2550 कंपनियां तैनात की गई हैं और हर्षवर्धन जी इसी पर सवाल है उनका, कह रहे हैं ऐसा भी क्या है पश्चिम बंगाल में कि आप 2550 कंपनियां तैनात कर रहे हैं, आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे ये यहाँ पर कोई आतंकवादी हैं, जैसे यहाँ कोई हमला हो जाएगा, जैसे युद्ध करने जा रहे हैं हम। ऐसा भी क्या है भाई? हिंसा होती है, हिंसा रोकने के लिए आप एक सामान्य तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों का गुजरना वोटर्स के अंदर डर पैदा कर सकता है, वो ये कहते हैं। नहीं, अच्छा किया प्राची आपने ये प्रश्न पूछा और ये बहुत ज़रूरी है, अब इसको सबको सुन लेना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि 2005 में 600 कंपनी तैनात करनी पड़ी थी केजे राव को बिहार में। 2011 में 700 से अधिक कंपनियां तैनात हुई थी जब 2011 का विधानसभा चुनाव हुआ था। और आपको याद होगा कि अभी ये पहली बार है कि 2 चरण में, वरना तो 3, 4, 5, 6 और 8 चरण तक गए। अब 2 चरण में चुनाव है, 2500 कंपनी तैनात है और उसी से अगर आप देखें तो समानुपातिक तौर पर देखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। लेकिन हां, यह जरूर दिख रहा है कि प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट है। जहां जहां ज्यादा गड़बड़ी थी वहां मैपिंग करके डिप्लॉयमेंट है। जो लोग ऐसी गड़बड़ी कर रहे थे उनको पकड़ा भी गया है। इसीलिए शायद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे 800 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आशंका है। इसका मतलब यह हुआ ना कि जो बूथ पर जो लोग ये काम करते रहे होंगे। और देखिए, कहने को तो बड़ा आसान होता है कि भाई कोई भी चुनाव आयोग है जब ऐसे करेगा तो आप कहें कि ये किसी पार्टी विशेष के खिलाफ है, लेकिन यह भी तो सोचना चाहिए 15 साल से जो पार्टी सत्ता में है वो ऐसा माहौल नहीं बना पाई कि दूसरा कोई राजनीति करते हुए वहां आसानी से बूथ तक पहुंच पाए। और हम लोगों ने, मतलब जो अभी विजय जी ने कहा, असली मसला वही है। 2021 में भाग के धुबरी जाना पड़ गया भाई। देश के किसी राज्य में नहीं हुआ, इसका जिक्र बार बार करना चाहिए। देश के किसी राज्य में नहीं हुआ कि चुनाव हुआ और उसके बाद फिर चलो गांव के बीच में जहां पंचायत लगती है, अच्छा चलो सर मुड़ाओ इसका और इसको कहो कि ये पंचायत तक घसीटते हुए आएगा। महिला है तो वो हाथ जोड़ते हुए और बार बार जैसे भगवान के यहां जाते हैं वैसे सरपंच बैठा हुआ है कि अब तो खेला होबे का गाना चलते हुए बम उछालते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं। ये सब कहीं और देखा है क्या? उसकी चर्चा ही नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बात ही नहीं करता है। और ये बात करते हुए जब हम लोग कहते हैं तो ये लगता है कि अरे देखो, मतलब एक महिला अकेली लड़ रही है, कुछ ऐसा नैरेटिव ऐसा गढ़ दिया जाता है। ये इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा, हत्या, दुकान लूटना, मकान लूटना, महिलाओं की अस्मत लूटना, ये पॉलिटिकल उसका पार्ट हो गया है। ये शर्मनाक है। और ऐसे में चुनाव आयोग अगर इसको निष्पक्षता से करा ले जाए, फियरलेस करा ले जाए, बिना बूथ लूटे करा ले जाए, तो वो इतिहास में दर्ज होगा, अभी चाहे जो बात कही जा रही है। बहुत कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। अब देखना यही होगा कि बंगाल का चुनाव कितना हिंसा रहित होता है और कितना चुनाव आयोग इसमें सफल हो पाता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बंगाल की ही बात करेंगे। सेकंड फेज को लेकर भी अब स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है तो इसके साथ ही साथ टीएमसी भी कर रही है। अब इस बीच यूपी के सीएम भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। योगी ने क्यों कहा ममता भगवान राम की रैली ही नहीं निकलने देती, कहानी कुर्सी की में इसी खबर पर करेंगे बात दोपहर 2 बजे। बंगाल की लगातार कर रहे हैं। पहले फेज पर चर्चा हमने कर ली, लेकिन अब दूसरे चरण के लिए भी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और लगातार चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने अपना पूरा फोकस अब दूसरे चरण पर शिफ्ट कर दिया है। दरअसल फेज 2 बीजेपी के लिए बेहद अहम है। इसमें ग्रेटर कोलकाता और प्रेसिडेंसी इलाका शामिल है, जहां 100 से ज्यादा सीटें आती हैं। पिछली बार यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा था जब ममता बनर्जी की पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था। यही वजह है कि इस बार बीजेपी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। अमित शाह 21 अप्रैल से ही बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज बंगाल के जोरासांको में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी के हालात भी बंगाल जैसे ही थे, लेकिन अब सब चंगा है। वो भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल
खिलवाड़ नहीं कर सकता है। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। आज यूपी के अंदर अराजकता नहीं है, आज वहां पे कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, यूपी में सब शांति है, माफिया समाप्त, गुंडा समाप्त, और माफिया और गुंडा वहां पर जो कहीं भी सिर उठाता है तो यूपी का बुलडोजर उनकी हड्डी पसली को उस हाईवे बनाने में उपयोग कर देता है। तो जब योगी जाते हैं तो अपनी स्टाइल से बात करते हैं, अपनी लिगेसी की बात करते हैं, योगी मॉडल की बात करते हैं, यूपी मॉडल की बात करते हैं, जिसमें बुलडोजर आप सुनेंगे, माफियाओं का अंत आप सुनेंगे, गुंडों का अंत आप सुनेंगे और राम मंदिर की गूंज भी आपको सुनाई देगी। और जो कोशिश योगी आदित्यनाथ करते हैं हिंदुत्व की पिच तैयार करने की, वही कोशिश बीजेपी की इस वक्त पश्चिम बंगाल में है कि हिंदू वोटर्स कंसोलिडेट हो, जिससे बीजेपी को फायदा मिले। और ऐसे में योगी का जाना, हार्ड हिटिंग बात करना, हर्षवर्धन जी, कुछ कामगर साबित होगा? नहीं, निश्चित तौर पर साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी को, जिसको कहते हैं ना कि बज तो वही क्रिएट करनी है, और इस समय सबसे बढ़िया बजर कौन दबाता है? योगी आदित्यनाथ। उनसे बेहतर तो कोई बजर दबाने वाला है नहीं। अब जरा सोचिए, जैसे वो समझा रहे हैं कि बुलडोजर चलता है और कोई अगर आया माफिया अपराधी आ गया तो उसको हाईवे बना देते हैं, तो ये पब्लिक को बड़ा अपील करता है। और उसमें विशेष करके जब आप सोचिए कि जहां सुनाई देता है कि कई इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल हो गए तो वहां शरिया जैसा कानून लग जाता है, मतलब कोई कानून आधिकारिक नहीं लगा, लेकिन वहां लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है, उसी तरह से रहना पड़ जाता है। जब वहां लोगों को कहीं सुनाई देता है कि जैसे संदेश खाली में एक शेख शाहजहां था जिसके लिए ममता बनर्जी था, वो सब कुछ असर करता है। और योगी आदित्यनाथ आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो क्राउड पुलर होते हैं ना, कि खड़े हो गए तो भीड़ एकदम से अपने आप दौड़ती हुई चली आती है, और उसमें वो करंट क्रिएट करते हैं। चुनाव के ठीक पहले, विशेष करके पहले चरण के मतदान के पहले, इस तरह की जो चीजें लोगों को गई होंगी वो उनको बूथ तक जाने के लिए तैयार करेंगे। और हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि एक तो होता है चलो वो सीएपीएफ की गाड़ियां जा रही हैं, जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियां टहल रही हैं, लेकिन योगी जैसा जब नेता खड़ा होता है तो एक अमित शाह कैंप कर जाए वो, और दूसरा योगी जैसा नेता बताए कि हमने यूपी में ये कर दिया है और हमारी सरकार बनी तो बंगाल में ये करेंगे, तो वो असर करता है। अब देखिए, एक एक दिन में कई कई रैलियां कर रहे हैं सर। बस एक और उनकी बाइट सुनवा दूं, एक और उनका बयान सुनवा दूं, फिर यहीं से चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 रैली उनकी हैं आज पश्चिम बंगाल में, 2 कर चुके हैं, एक होनी अभी बाकी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राम विरोधी हैं, कहा कि बंगाल में धड़ल्ले से गौ हत्या हो रही है, दुर्गा पूजा में कर्फ्यू लगता है, लेकिन यूपी में अब ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौ हत्या होती है, राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है, यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब वहां पे कोई गौ हत्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एक ही उद्घोष है, न गौ माता को कटने देंगे और न ही हिंदुओं को बंटने देंगे। ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। तो अपने काम को भी बताते हैं योगी आदित्यनाथ और उसके बहाने फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं। सीधे तौर पर जो कह रहे हैं कि ना गौ माता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बंटने देंगे। मुख्य एजेंडा तो यही नजर आता है कि हिंदू बटे ना। संगीत रागी जी, यही कोशिश है। मैं तो शुरू से कर रहा हूं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी
जितना एग्रेसिवली इस चीज़ को आगे ले जाएगी चुनाव में, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद होगा। मुझे लगता था कि आपके चलाना चाहिए था, वो वीडियो चलाना चाहिए था जिसमें साइनी घोष गाती हुई है कि शांति कहाँ से मिलती है, तो काबा से मिलती है, मदीना से मिलती है। दूसरा ये भी चलाना चाहिए था साथ में कि कैसे जो उनके सबसे राइट हैंड माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के, उन्होंने कहा कि अभी तो 33% ही मुसलमान हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जो है पश्चिम बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका बन जाएगा, तब हम यहाँ देखेंगे यहाँ की संस्कृति जो है किस प्रकार से इस्लामिक संस्कृति का यहाँ पर बोलबाला होगा। तो ये बातें भी जब चलती तब वहाँ के हिंदुओं को पता लगता। कम से कम यदि ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि हर कोने पर ये वीडियो चलवा करके हिंदुओं को बीच में ले जाते और बताते कि आने वाला तुम्हारे बहू बेटियों का या हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित है, या जिस कंपोजिट कल्चर की तुम बात कर रहे हो वही कंपोजिट कल्चर जो है एक बार जो है वो बंगाल को बांट करके बांग्लादेश बनाया था, और बांग्लादेश में भी यही बात था। बड़ा बंगला सब नेशनलिज्म, बंगला नेशनलिज्म की बात की जाती थी। वहाँ पर जाकर के क्या हुआ, हिंदुओं की वहाँ हिंदुओं की दर्दनाक स्थिति के बारे में जब बयां होता, उनको मारा जाता, उनके वीडियो दिखाए जाते, तब शायद हिंदुओं के मन में लगता कि हाँ वाकई ममता के साथ खड़ा होने का मतलब वो कितना बड़ा हिंदुओं के प्रति और आने वाली हिंदू जनरेशन के प्रति कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। लेकिन जब टीएमसी के नेताओं से बात करें विजय जी इस मसले पर, तो वो यही कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति ही यही है कि हर जगह जाकर सिर्फ ये बताओ कि हिंदू पीड़ित है, हिंदू परेशान है, हिंदू अगर बीजेपी को नहीं चुनेगा तो हिंदुओं को खतरा हो जाएगा, उनका धर्म नहीं बचेगा, और इसी राजनीति से आगे बढ़ती है। लेकिन बंगाल में ये नहीं चलेगा क्योंकि बंगाल में वोटर बंगाली बनकर वोट करता है, ना कि हिंदू मुसलमान बनकर। यही वाली जो बाधा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को दूर करनी है। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे भारतीय जनता पार्टी अभी जूझ रही है। वो ख़त्म कर सकती है, तोड़ सकती है कि नहीं, हिंदू और बंगाली हिंदू को वो एक कर सकती है कि नहीं कर सकती, या जो उनके हिंदुत्व की पहचान है, हिंदुत्व की लड़ाई है, हिंदुत्व के लिए जो संघर्ष है, वो क्या वो बंगाली हिंदुत्व के साथ वहाँ के लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। महत्वपूर्ण वो है, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझने की बात नहीं है। क्या बंगाली हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात कर रही है उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करता है, सिंक करता है कि नहीं करता है। योगी जी तो जाहिर तौर पे पूरे देश भर में सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अभी जो 5 चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय उन्होंने बंगाल में ही दिया है। तो वो हिंदुओं को मेस्मराइज करने के लिए, हिंदू को एक साथ एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं। हिंदू नहीं बंटने देंगे ये स्लोगन तो वो लगातार दे रहे हैं। अयोध्या में बटे कि नहीं बटे मुझे नहीं पता, लेकिन 2024 के चुनावों में क्या हुआ वो है, अब पश्चिम बंगाल में कितना होता है। लेकिन बीजेपी की केवल बाधा हिंदुओं के साथ यही है कि क्या बंगाली हिंदू बीजेपी के हिंदू का जो असर्शन है या नारा है या जो थॉट है उसके साथ सिंक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर इस लड़ाई को बीजेपी पार कर लेती है तो एक बड़ी बाधा वो दूर कर सकती है। भाई हर एक कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से इस बाधा को दूर करने के लिए, लेकिन एक बाधा जो कांग्रेस के सामने आ गई है, कांग्रेस वो दूर नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस है कहां, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। राहुल गांधी ने एक रैली की थी और उनका दौरा भी प्रस्तावित था, लेकिन वो रद्द हो गया है। राहुल गांधी 23 अप्रैल को कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर पुलिस ने अंतिम समय तक अनुमति नहीं दी। तो वहीं ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि सार्वजनिक सभा के लिए आवेदन सुविधा पोर्टल से करना अनिवार्य है और यह आवेदन 2 से 7 दिन पहले देना होता है। कांग्रेस अब 25 या 26 अप्रैल के लिए नए सिरे से अनुमति मांग रही है, जिससे बंगाल की राजनीति में नया उबाल आ गया है। लेकिन अभी देखिए हम रैलियां दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं, उनको इजाजत मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी को इजाजत नहीं मिल रही। हर्षवर्धन जी, ये तो थोड़ा सा अटपटा है कि ऐसा भी क्या कर देंगे राहुल गांधी जाकर जो उन्हें परमिशन नहीं दे रहा प्रशासन रैली करने के लिए। देखिए, एक तो ये कि राहुल गांधी की रैली अगर ममता प्रशासन ने रोका है, क्योंकि ये जानकारी में सबको रहना चाहिए कि चुनाव आयोग भले कमांड करता है लेकिन सरकार ही चलाती है। कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग वो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो सरकार ही चलती है, इसीलिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो अगर ममता सरकार ने नहीं किया और जो ममता सरकार की मंत्री कह रही है कि वो कौन सा पोर्टल है उस पर करना था, तो मतलब वो किसका नुकसान कर रही हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि राहुल जी आएंगे तो थोड़ा माहौल बन जाता है भाजपा का। उनके लिए तो कुछ बुरा अच्छा था ही नहीं, क्योंकि राहुल जी जिस वोट बैंक को
मतलब जिसको कहते हैं कि जिसको मोबिलाइज कर सकते थे, वो ममता से बड़ा कौन मोबिलाइज करेगा। जिसको साफ साफ कहें तो मुसलमानों की सबसे बड़ी नेता तो वहां ममता बनर्जी है। लेकिन सीरियसनेस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इस तरह की सीरियसनेस है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ऐसे चुनाव प्रचार करते हैं कि 2 दिन और 7 दिन, कब अप्लाई किया कब नहीं किया, पहले चरण का चुनाव खत्म होने जा रहा है। मतलब क्या राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्या ये भी है, क्या यहीं जाकर वो अंतर दिखता है। जैसे अभी अक्सर कहा जाता है ना, अभी एक शब्द का उपयोग हुआ, वो प्रोफेसर साहब ने कहा तो विजय जी ने कहा कि देखिए इसी मैनेज पर तो कहते हैं। तो एक तो आदमी मैनेज करने के लिए कलकत्ता बैठ गया है, कह रहा है 27 के पहले हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सारा काम करते हुए उसकी निगाह कलकत्ता पे। कौन है वो? देश का गृह मंत्री है, जिसके पास इतना काम है, सहकारिता मंत्री है, पार्टी भी चलाना है, सब करना है। और दूसरा कौन है? श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनको अपनी पार्टी को 0 से 1 पर लाना है। आप दोनों का अंतर समझिए ना। और उसके बाद ये होगा कि अमित शाह ने तो सब मैनेज कर दिया, बूथ मैनेज कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये अंतर दिखाता है। आप वो टेक्निकलिटी छोड़ दीजिए, आपके क्यों नहीं हुआ, ये कांग्रेस और ममता बनर्जी प्रशासन एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी सीरियस हो पाती है? और भाजपा जहां हारती है वो क्या करती है? कहती है चलो 6 महीने पहले से संघ वाले भी वहां काम कर रहे थे, संघ के प्रचारक अधिक अतिरिक्त लगा दिए गए, विस्तारक लग गए। फिर कहे कि नहीं वो तो समाज में काम कर रहे हैं, हम अपना पॉलिटिकल काम करेंगे, तो भाजपा भी भेज देती है। इस अंतर पर तो चर्चा करते रहेंगे। एक अहम खबर है, अपने दर्शकों को दे देते हैं। आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी है और इस वक्त यूपी के सुल्तानपुर में एयरफोर्स का अभ्यास चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त एयरफोर्स के जहाज उतर रहे हैं। अभी अभी हरक्यूलिस ने लैंडिंग की है। तो आज एक तरफ पूरा देश पहलगाम में जो भारतीय मारे गए थे उनको याद कर रहा है, आज श्रद्धांजलि दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स का अभ्यास भी आज पूरा देश देख रहा है। इसी पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और पाकिस्तान के दांत खट्टे भारतीय सेना ने किए थे। और एक बार फिर से उसी ताकत का एहसास इन तस्वीरों के जरिए भारत करा रहा है अपने दुश्मनों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जहां हरक्यूलिस की लैंडिंग अभी अभी हुई है। अमिताभ जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या? देखिए, इस समय पूरी दुनिया में जिस तरह का वातावरण है, खासकर युद्ध को लेकर, ऐसे चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं उससे एक कॉन्फिडेंस तो इंस्टिल होता ही है। और ऑप सिंदूर का 1 साल भी हो गया। ये पर्टिकुलर चीज़ अखिलेश यादव ने भी अपने ज़माने में की होगी, आपको याद होगा तो। और वो भी चाहते थे कि किसी न किसी तरह ये वोट में मल्टीप्लाई कर जाए, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ था। और इस तरह के पूरे दुनिया में एक्सरसाइजेस किए जाते हैं कि अगर किसी तरह एयरपोर्ट बंद हो जाए, उस पर बमबारी हो, तो ऐसे जगहों पर उतारने के लिए। और भारत में इसको बहुत एक कहे कि एक इनिशिएटिव लेके हर बड़े हाईवे पे ऐसा किया जा रहा है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एक चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम अपनी कैपेबिलिटी दिखा पाते हैं, जो हम सिविलियंस में हमारे जैसे लोगों को एक इंस्टिल करता है उस फेथ को। और पहलगाम का इंसिडेंट तो हम सबको याद है कितना दर्दनाक था और आज तक वो हमें कसोटता है। हालांकि उसकी अच्छा जवाब हमने दिया था पाकिस्तान को, और शायद आने वाले कुछ वर्षों तक तो ऐसा वो दुस्साहस नहीं करेगा। तो ये उसी का प्रतीक है। और मुझे लगता है ऐसे जो इस टाइप की चीज़ें हैं, जो लैंडिंग की या ऐसी जो सिविलियन में ज़्यादा इंस्टिल कर पाए फेथ सरकार के प्रति, सेना के प्रति, वो की जानी चाहिए। और हर देश करता है। लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिखाइए तस्वीरें, क्या देख पा रहे हैं आप? प्राची, मैं इस समय सुल्तानपुर की एयर स्ट्रिप पर हूं, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे है। और चूंकि पहलगाम का जो कायराना आतंकी हमला आज से ठीक 1 साल पहले हुआ था, उसकी आज बरसी है और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। एयर स्ट्रिप की मैं विजुअल्स आपको दिखा देता हूं। इस समय जो तैयारी है वो ये है कि टचडाउन किए जाएंगे, सारे जो विमान यहां पर आएंगे। लड़ाकू विमान के बारे में बता दूं, Su-30 MKI लड़ाकू विमान आएगा, जगुआर आएगा, मिराज 2000 आएगा, परिवहन विमान आएंगे C-295 और AN-32, और आखिरी में जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से Mi-17 के जरिए यहाँ पर जो गरुड़ कमांडोज हैं वो बाकायदा उतरेंगे प्राची। और यहाँ पर जो होस्टेज सिचुएशन होती है, उस होस्टेज सिचुएशन में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे जवान, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। देखिए विशाल जो बता रहे हैं, यहाँ एयरफोर्स अपनी ताकत का एहसास करा रही है और एक एक करके जो विमान हैं वो टचडाउन कर रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है, जहाँ एक तरफ पूरा देश
पहलगाम में मारे गए हिंदुस्तानियों को नमन कर रहा है। आज सभी की आंखें नम भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, जहां भारत कितना मजबूत है, भारत ने कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे कराए और आगे भी भारत कैसे अपने दुश्मनों को मजा चखा सकता है, भारत कितना मजबूत है। इसकी तस्वीरें ना सिर्फ आज हिंदुस्तान में बैठे लोग देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में बैठे लोग भी इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। तो फाइटर जेट्स की ये जो गर्जना है, ये इस वक्त आप सुन रहे हैं। सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस वे इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं ताकि अगर आपात स्थिति आती है, अगर एयरपोर्ट्स किसी सूरत हाल में बंद हो जाते हैं, तो फिर एक्सप्रेसेस का इस्तेमाल यानी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया जा सके विमानों की लैंडिंग के लिए, उनको उड़ान भरने के लिए। और यही तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के दिन इन तस्वीरों का सामने आना, हर्षवर्धन जी, सीधे सीधे तौर पर मैसेजिंग है अपने दुश्मनों को भी और भारत की ताकत क्या है ये दिखाने की भी कोशिश है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कम से कम रणनीतिक तौर पर कई ऐसे कमाल किए हैं जो दुनिया देख भी रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उसको हमने देखा था। लेकिन चाहे बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसको हम बार बार कहते हैं कि मोटरेबल रोड कहां तक पहुंच गई, या जो मोटरेबल रोड है उसको कितना हमने किस डिग्री तक ऊपर किया कि आज हमारे एक्सप्रेसवेज पर ऐसे जहाज उतर सकते हैं। ये सामान्य जहाज नहीं है, इनको उतारने के लिए एक विशेष हवाई पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और ठीक बात है कि अखिलेश यादव के समय में जो आगरा से लखनऊ का था, ये जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उस पर भी ऐसे हवाई जहाज उतर सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि भारत में जहां एक समय में हम कहते थे कि भाई गड्ढे वाली सड़क है, कितना हाईवे, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे, कितना बना हुआ है, और आज हम रणनीतिक तौर पर इतने तैयार हैं, तो इसको हम सिर्फ एक कोई तुरंत का युद्ध या तुरंत की कोई चीज उससे छोड़ भी दें, तो ओवरऑल डिफेंस के तौर पर हम कितने बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में। और चूंकि ये तो कोई मतलब दुनिया के लिए भी कहा जाता है ना, जो बार बार वो अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका ने सड़कों को नहीं बनाया, सड़कों ने अमेरिका को बनाया है। तो अब हम उसी तरफ, नितिन गडकरी भी उस कोट को अपने ऑफिस में लगा कर रखते हैं जो, और शायद इसीलिए वो काम करते हैं। लेकिन भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पर पहुंचा हुआ है कि हम किसी भी आपात स्थिति के लिए हैं। और उत्तर प्रदेश तो कहा ही जाता नहीं, अब एक्सप्रेसवे प्रदेश होता चला जा रहा है, यानी देश के और किसी भी हिस्से में इतने एक्सप्रेसवे नहीं होंगे। और अब तो जो अभी यूपी बजट में योगी जी ने किया है, 7 और पैरेलल एक्सप्रेसवेज हैं, वो सब एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे। नहीं, अगर 700 किलोमीटर के लिहाज से कहें तो उन सब को आप किसी भी जगह से जाएंगे तो 50 से 100 किलोमीटर पे एक एक्सप्रेसवे मिलेगा पब्लिक के लिए, और सेना के लिए हर एक्सप्रेसवे में एक हवाई पट्टी। तो ये बहुत कमाल का काम हुआ है। आज मतलब पहलगाम की बरसी है, तो उस हवाले से भी हम याद करें, और इसीलिए हम शायद वो ऑपरेशन सिंदूर कर पाए, वो जवाब दे पाए। अब देखिए, ये भारत की ताकत है, एक तरफ भारत के एयरफोर्स की ताकत और भारत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका बेहतर कॉम्बिनेशन इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भारतीय विमान टचडाउन कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। एक बार फिर से विशाल के पास चल लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, बताइए आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से विमान टचडाउन कर चुके हैं अभी तक? प्राची, देखिए, शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स का जो विमान वाहक होता है वो सबसे पहले यहां पर आया है। एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसी सुल्तानपुर की जो एयर स्ट्रिप है यहां पर लैंडिंग की हो। और उसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो अब से ठीक पहले जो विजुअल्स इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे थे, जगुआर विमान बाकायदा टच डाउन किया है। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत प्राची ये है कि अगर कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, दुश्मन मुल्क भारत के जो एयर स्पेस होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करता है, तो कम से कम इन सारे सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे पर बाकायदा इन्हीं जो टचडाउन के जरिए जो यहां पर चीजें दिखाई जा रही हैं इंडियन एयरफोर्स के जरिए, ये बाकायदा पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया जा चुका है। और इसकी जो ओपनिंग है वो आज से लगभग 1 साल पहले की जा चुकी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए प्राची कि अगर जगुआर विमान यहां पर आएंगे, मिराज विमान यहां पर आएंगे, MI-17 हेलीकॉप्टर्स यहां पर आएंगे, जो कैरेज करने वाले विमान होते हैं, युद्ध वाहक विमान जो होते हैं वो यहां पर आएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है, जो शौर्य है, जो शक्ति है, उसके किस तरीके से विकसित किया जा चुका है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल, आपको बता दूं प्राची कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बनती है, और उन्हें ही बाकायदा मिराज में भर करके जब लड़ाकू विमानों ने पीओके को क्रॉस किया था तो इन्हीं तरीके की जो एयर स्ट्रिप्स होती हैं इन्हीं का बाकायदा इस्तेमाल किया गया था। तो ये बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत का, अपनी शौर्य का जो परिचय दिया था, जो गर्जना इस समय सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस समय हो रही।
बिल्कुल, ये देखिए सिर्फ विशाल, देश में सुनाई पड़ रही है बल्कि उन दुश्मन मुल्कों में भी सुनाई पड़ रही है जो दरअसल आतंकी फोर्सेस के जरिए भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा मैसेज दे रही है आज इंडियन एयरफोर्स सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। जी प्राची। बिल्कुल, वो पाकिस्तान जो बार बार गीदड़ भभकी देता है, उसके लिए ये तस्वीरें काफी अहम हैं कि भारत की ताकत क्या है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान को पीट ही चुका है और आगे भी अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की, आज भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए लिखा है कि जो दुश्मन देश हैं या जो आतंकवादी भेजने का काम भारत में करते हैं, उन्हें सबक सिखाना भारत बड़ा अच्छे से जानता है। भारत की ताकत क्या है, वो सुल्तानपुर के इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, जहां लड़ाकू विमान एयरफोर्स के लैंडिंग कर रहे हैं, टच डाउन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के मन में विश्वास पैदा नहीं करती, बल्कि इन तस्वीरों की चर्चा दुनिया भर में भी होती है, खासकर ऐसे मुल्कों में जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं या भारत में आतंकवाद या दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं। तो वो देख लें कि भारत की ताकत ये है, भारत क्या कर सकता है, भारत कैसे अपने दुश्मनों को मजा चखा सकता है। विजय जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है और मौका भी एक ऐसा है जिस पर इस बात को बताया जा सके कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जो फौज है वो हर मुकाबले के लिए तैयार है, किसी भी चीज़ का जवाब दे सकते हैं। और ये दोनों के काम आ रहा है, आपने बिल्कुल ठीक से बोला। हिंदुस्तानियों का भी मनोबल बढ़ता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक कॉन्फिडेंट जो कंट्री है, जिसका आम आदमी कॉन्फिडेंट है, उससे उसकी फ़ौज का, उससे उसकी सरकार का, उससे उसकी ताकत का इजाफा होता है। और दुनिया के देश तो उसको देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा, और वैसे दुनिया के देशों को तो भारत की सामरिक ताकत का अंदाज़ा होता है। ये आम आदमी के लिए होता है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे हो कि वो भरोसा करे कि भाई हम सुरक्षित हैं। और जब कोई आदमी अपने इलाके में, अपने देश में, अपने राज्य में सुरक्षित महसूस करता है, उससे देश की ताकत बढ़ती है। तो ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए, देश के आवाम के लिए, और ऐसे मौके पर जब पहलगाम की घटना हुई है, उस समय ये प्रदर्शन जो है हमारा जो मनोबल है वो बढ़ाता है। और फौज के लिए मतलब हमारे यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं है कि फौज की ताकत को लेकर या फौज के साथ खड़े होने को लेकर हर हिंदुस्तानी वहाँ पर साथ होता है। इसके लिए तो मुबारकबाद जैसा काम है। और सरकार भी जो काम कर रही है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के अलावा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ये जो सड़कें बन रही हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जहाँ उतर सकते हैं, वो भी हमें एक आगे बढ़ता हुए भारत की तस्वीर दिखाता है। विकास कितना इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ डिफेंस के क्षेत्र में हम कितने मजबूत हैं, ये उसका बेहतर कॉम्बिनेशन है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, जहां एक एक करके भारतीय एयरफोर्स के विमानों की गर्जन सुनाई दे रही है, उनकी लैंडिंग आप देख रहे हैं, उनका टचडाउन आप देख रहे हैं। और जैसा अभी विजय जी कह रहे थे, संगीत जी, यही कहना यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि ये हर एक हिंदुस्तानी के अंदर एक आत्मविश्वास जताता है, भारतीय फौज पर विश्वास को और दुगना करता है कि ये हमारी ताकत है। हम ना सिर्फ फौज के लिहाज से, ना सिर्फ हम विमानों के लिहाज से मजबूत हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत विशाल है। देखिए, देश की सुरक्षा एक ऐसा विषय होता है जहाँ पर लोग इमोशनली जुड़ते हैं, और जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो स्वाभाविक तौर पे सभी पैनलिस्ट ने कहा कि जो सामान्य मानव है, सामान्य हिंदुस्तानी है, उसका जुड़ाव होता है, उसको बड़ा अंदर से एक, जिसे कहते हैं, स्फुरन उसके मन में होती है, हमारी सैन्य ताकत इतनी बड़ी है। बाकी तो दुनिया के देश, हमारे पास कितने हमारे पास जगुआर हैं, कितने मिराज हैं, उनको सब जानकारी है। हमारे पास कितने राफेल हैं, कहाँ हमारे वो राफेल जो हैं वो हमारे कहाँ पर जो है स्टेशन हैं, ये सब उनको जानकारी है। तो दुनिया को तो पता है कि हमारी सामरिक ताकत आज के दिन में क्या है। हाँ, उनको ये पता नहीं था कि हम इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड होकर के ऑपरेशन सिंदूर करके और 4 दिन में पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं ना, कई बार होता है पीट पाट करके और बाहर निकल भी आना। अमेरिका पीट पाट करके बाहर नहीं निकल पाया, अभी भी उलझा हुआ है। लेकिन हमने पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर किया, तो जिसे कहते हैं ना कि हम पीटे, काम किए और लौट भी आए ठीक ठाक से। और पूरी दुनिया चाहती होगी कि भारत उसमें उलझ जाए, लेकिन भारत का केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी ये जानते थे अच्छी तरीके से कि युद्ध में हम उलझ जाते हैं तो फिर बाकी के हमारे जो आर्थिक उद्देश्य हैं, भारत को विकसित भारत बनाना, हम युद्ध में वो सारी संसाधन अपना खपा नहीं सकते हैं। और आज की बरसी बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेजिंग भी है, पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है, दुनिया के लिए मैसेजिंग है, और बाकी लोगों के लिए भी मैसेजिंग है कि देखिए किस प्रकार से रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस ने
कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम किया था और इसके एवज में हमको पाकिस्तान के अंदर जाकर के ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके एक हैं, इसके मल्टीपल मैसेजेस हैं, डोमेस्टिक मैसेजेस भी हैं और इंटरनेशनल मैसेजेस इसके भी हैं। कई मायने हैं। राजनाथ जी ने भी कल जर्मनी में जाकर के इसके बारे में बोला, सेना अध्यक्ष ने बोला, तो मुझे लगता है कि कल से इस पर और सब बोलने के साथ जब तस्वीर दिखती है ना, भारत की ताकत दिखती है, तो हिंदुस्तान में बैठे जितने भी लोग हैं उनके जहन में विश्वास भी पैदा होता है, रोंगटे भी खड़े होते हैं और पता चलता है कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। कुर्सी की में बात करेंगे ट्रंप की, ईरान की और पाकिस्तान की, लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली से एक अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दक्षिण पूर्वी इलाके अमर कॉलोनी में एक IRS अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी गई है। युवती का शव उसके घर से बरामद हुआ है। पुलिस सेक्सुअल असॉल्ट की आशंका भी जता रही है। पुलिस का कहना है कि इसके बाद मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंटकर युवती की हत्या की गई है। घटना के वक्त वो घर पर अकेली थी। शक की सुई पुराने नौकर पर घूम रही है। बताया जा रहा है कि इस नौकर को करीब 1.5 महीने पहले ही नौकरी से हटा दिया गया था। दिल्ली के पॉश इलाके अमर कॉलोनी थाने के अंतर्गत आने वाली कैलाश हिल्स सोसाइटी, यहां पर एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। असल में एक 1997 IRS जो ऑफिसर हैं, उनकी बेटी की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उससे पहले सेक्सुअल असॉल्ट की भी कोशिश की गई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगी। इस वक्त हम कैलाश हिल्स में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 180 कैलाश हिल्स ये पूरी बिल्डिंग है और बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है जहां पर ये फ्लैग लगा हुआ है, असल में लगभग सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच की ये पूरी की पूरी घटना है। 6:30 साढ़े 7 बजे घर का एक नौकर जो लगभग घर के अंदर काम कर चुका है 8 महीने, उसका नाम राहुल बताया जा रहा है। राहुल जो है राजस्थान का रहने वाला है और 8 महीने इस घर में काम कर चुका था। असल में राहुल ने घर के अंदर एंट्री की। जो घर के बाहर ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इन CCTV कैमरों के अंदर भी वो रिकॉर्ड हुआ है घर में एंट्री और एग्जिट करता हुआ। राहुल घर में पहुंचता है, उस वक्त जो IRS अधिकारी हैं और उनकी पत्नी है वो सुबह जिम गए हुए थे। घर में दाखिल होता है, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करता है। इस तरीके के बॉडी पर मार्क मिले हैं। उसके बाद विरोध करने पर जो मोबाइल की चार्जिंग केबल होती है, उससे 22 साल की लड़की जो इंजीनियरिंग कर चुकी थी, UPSC की तैयारी कर रही थी, उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब आखिरकार नौकर ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। असल में दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो सूत्र हैं, उनका यह कहना है कि आसपास के इस इलाके में जो दुकानें थीं जहां से घर का सामान आया जाया करता था, वहां पर ये पैसों की हेराफेरी किया करता था। इस बात की जानकारी परिवार को लग गई थी। इसी वजह से परिवार ने, जिसके रेफरेंस से राहुल को यहां पर एज ए नौकर रखा गया था, उनसे शिकायत की कि ये आसपास की दुकानों से जो सामान घर में आता है उसमें पैसों की हेराफेरी करता है। इस वजह से 1.5 महीने पहले इसको नौकरी से निकाल दिया गया। राहुल जो कि नौकर है, उसको ये बात पता थी कि सुबह का जो समय है उस वक्त घर में लड़की अकेली होगी 22 साल की, क्योंकि वो 8 महीने काम कर चुका था। दिन में कुछ और नौकर भी घर के अंदर आते हैं, इसीलिए उसने सुबह का समय चुना और आज लगभग 6:30 7 बजे 180 कैलाश हिल्स जो है, इन्हीं CCTV कैमरे के अंदर वो रिकॉर्ड हुआ। क्योंकि वो पहले घर के अंदर काम कर चुका था, किसी को शक नहीं हुआ। वो सीधा 3rd फ्लोर जो है, ऊपर 3rd फ्लोर पर गया, जहां पर 22 साल की लड़की अकेली थी जो कि UPSC की तैयारी कर रही थी। वहां पर पहुंचा, लड़की के साथ फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की और जब लड़की ने विरोध किया तो उसकी मोबाइल चार्जिंग से गला दबाकर हत्या कर दी। बॉडी को एम्स भेजा गया है, जहां पर डॉक्टर्स का पैनल बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। शुरुआती जांच में सेक्सुअल असॉल्ट के जो निशान है वो बॉडी पर मिले हैं, लेकिन इसकी पुष्टि जो है वो पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरीके से हो पाएगी। राहुल को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अभी आप देखेंगे तो तमाम बड़े अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो इस वक्त ऊपर मौजूद है, जो कि फ्लैट्स के अंदर से तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। जॉइंट CP, DCP, स्पेशल CP सभी इस पूरे केस को वर्कआउट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पता लग गया है कि हत्यारा कौन है। उसको नौकरी से निकाला गया था, ये वजह बताई जा रही है। और घर के अंदर क्या कोई लूटपाट हुई है,
सूत्रों का कहना है कि जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वो ऑफेंडर है, पैसों की हेराफेरी वो किया करता था, तो इस बात का भी शक है कि हो सकता है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद घर से कुछ सामान लूटकर भी वो फरार हुआ हो। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस आरोपी नौकर राहुल की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सीधा अभय के पास ही चल लेंगे। अभय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, सिलसिलेवार तरीके से आपने बताया कि इस पूरे क्राइम को कैसे अंजाम दिया गया है। अभी पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दीजिए। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आरोपी नौकर के बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई है? देखिए प्राची, पुलिस की टीम साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम इस फ्लोर पर मौजूद है। ये अमर कॉलोनी थाने के अंतर्गत आता है, 180 कैलाश हिल्स। ये कैलाश हिल्स जो इलाका है काफी पॉश इलाका है। ऊपर जो 3rd फ्लोर है, उस फ्लोर के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लगभग 6:30 से 7:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है। सीसीटीवी कैमरे जो घर के बाहर लगे हुए हैं, उनमें एंट्री और एग्जिट करता हुआ ये कैद हुआ है। सीसीटीवी के ग्रैब, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। जो फ्लैट है जो ऊपर फ्लोर है 3rd फ्लोर, वहां पर इस वक्त फॉरेंसिक टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, जो कि वहां से तमाम सबूत जुटा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो पुलिस के सोर्सेस हैं, जगह जगह सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, क्योंकि जब ये जिस वारदात को अंजाम दिया गया, पीसीआर कॉल लगभग 8:15 बजे के आसपास हुई, तो बहुत ज्यादा दूर ये आरोपी नहीं गया होगा। राहुल मीणा नाम का ये नौकर है, जो कि इसी घर के अंदर लगभग 8 महीने काम कर चुका है, लेकिन 1.5 महीने पहले उसको घर से निकाल दिया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि आसपास के इलाकों से जो घर का सामान घर में आया करता था, जरूरत का सामान, उसमें वो दुकानदारों से पैसे की हेराफेरी करता था। ये बात जो IRS अधिकारी हैं 1997 बैच के, उनको पता लग गई, जिसके थ्रू, जिस एजेंसी के थ्रू इस नौकर को रखा गया था, उन्हें बोला गया और फिर नौकरी से हटा दिया गया। प्राची, इसको ये बात अच्छे से पता थी कि दिन में और भी नौकर घर के अंदर आते हैं, ये बदला कैसे लेगा, क्योंकि घर के अंदर ये रहा था, इसे पूरी घर की टाइमिंग पता थी कि कौन घर के अंदर कब मौजूद होता है। जैसे ही IRS अधिकारी और उनकी पत्नी सुबह जिम के लिए गई, उसी दौरान इसने घर में एंट्री की, और ये जो आप कैमरे देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, इसके अंदर ये रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि ये इस घर में काफी वक्त रह चुका था, सुबह सुबह का वक्त था, किसी को शक नहीं हुआ। ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो 22 साल की लड़की थी प्राची, वो इंजीनियरिंग कर चुकी है और साथ ही अब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बड़ा अफसर बनने की उसकी तैयारी थी, लेकिन ये वहां पर गया, लड़की के साथ इसने सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। जैसा कि पुलिस के सूत्रों से पता लगा है, जब उसने विरोध किया तो वहां पर एक मोबाइल चार्जर रखा हुआ था, उसकी चार्जिंग केबल से गला घोंटकर लड़की की हत्या कर दी। उसके बाद पीसीआर कॉल हुई, जब बाकी के लोग आए, लोगों ने कुछ चिल्लाने की आवाज भी सुनी। उसके बाद बॉडी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेजा गया है, जहां पर एक डॉक्टर्स का स्पेशल पैनल बनेगा जो पोस्टमार्टम करेगा, लेकिन बॉडी पर असॉल्ट के निशान हैं। और फॉरेंसिक टीम जो है वो अभी जो 3rd फ्लोर है इस कैलाश हिल्स का, वहां पर तमाम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं। यह भी आशंका है कि घर से कुछ सामान भी वो लूट कर ले गया हो, क्योंकि इस तरह की उसकी फितरत रही है, पैसों की हेराफेरी पहले भी वो करता रहा है, जिस वजह से उसे नौकरी से निकाला गया था। फिलहाल तमाम रिश्तेदार जो आस पड़ोसी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस का ये कहना है, जो आपका सवाल है प्राची, कि पुलिस की कई टीम्स इसकी लोकेशन निकालने में लगी हुई हैं और इसको जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस की कोशिश है। उम्मीद है कि इसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये एक ही शख्स है जो कि घर का पुराना नौकर है, इसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम जानकारी हमें देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे ट्रंप की और ईरान की और पाकिस्तान की। ईरान स्टोन एज में चला जाएगा, ऐसा हमला होगा कि ईरान को उबरने में 20 साल लग जाएंगे, ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। ये वो धमकियां हैं जो ट्रंप रह रहकर ईरान को देते रहते थे, लेकिन जैसे ही सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली थी, वैसे ही ट्रंप बैकफुट पर आ गए और अब तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए सीज फायर को बढ़ा दिया है। हालांकि सभी अनुमान यही लगा रहे थे कि ट्रंप ईरान के आगे झुक जाएंगे और हुआ भी वही। सीज फायर के लिए ट्रंप ने मुनीर और शहबाज का कंधा यूज किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुनीर और शहबाज ने मुझसे आग्रह किया, तब मैं सीज फायर के लिए तैयार हुआ। एक वजह उन्होंने ये बताई कि ईरान की लीडरशिप में एक राय नहीं बन पा रही थी, इसीलिए वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब तक ईरानी सत्ता एकमत नहीं हो जाती, तब तक मैं हमला नहीं करूंगा। तो क्या ईरान भारी पड़ गया?
क्या ट्रंप को समझ में आ गया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि हॉर्मूज का क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने भले ही सीज़फायर की मियाद बढ़ा दी है लेकिन हॉर्मूज से हटने को तैयार नहीं है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा है कि अमेरिका से अब कोई वार्ता नहीं होगी। مذاکره تو خواهی کردن که فعلا هر زمانی که مذاکره با قوت دشمن ما قبول کرد که ما از موضع برنده ایم و او موضع بازنده قبول کرد شرایط ما را حضور پیدا کنند، مردم ما مردم بصیری هستند. هر زمانی که با نظر ولایت میدان جنگ ما از میدان موشکی به میدان مذاکره تبدیل شد، این مردم امروز حمایت هم میکنن. مردم یعنی که اهل منطقن، اهل استدلالن، اهل ولایتن. هر کجا در هر میدانی که لازم باشه مقابل استکبار است. तो ट्रंप धमकाते भी हैं, ट्रंप बार बार मियाद खत्म होने की धमकी देते हैं, अंजाम भुगतने की बात करते हैं, कहते हैं कि पाषाण काल में भेज दिया जाएगा ईरान को, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ट्रंप पीछे हट जाते हैं। और ट्रंप ने इसी केस में भी यही किया है। अब सीज फायर की मियाद बढ़ा दी गई है, बेशक इसके लिए कितने भी बहाने ट्रंप क्यों ना दे। अब अमिताभ जी, क्या ईरान से डरने लगे हैं ट्रंप? क्या उनको समझ में आ गया है कि ईरान इतना कमजोर नहीं है जितना उन्होंने समझा था, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है? असल में वो ईरान को कमज़ोर नहीं समझते हैं, उनको अब ये लगने लगा है कि अब किसी तरह यहाँ हम फंस जाएंगे। और इसी के चलते उन्होंने पहले भी कहा कि उनको पाषाण युग में भेज देंगे, अनकंडीशनल सरेंडर उनको करना था, उसके लिए वो नहीं हुआ। न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाने का प्रोग्राम था वो ख़त्म करना है, वो ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। तो ट्रंप ये बात जान गए हैं कि इसका जो भी है इकोनॉमिक कॉस्ट जो है अमेरिका अब बेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और पहले से भी वो कहते थे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे, क्योंकि जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे रिजीम परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, वहाँ की जनता अपने आप आके सत्ता परिवर्तन कर देंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं। अब तो इनको लग रहा है कहीं वियतनाम वॉर, कहीं अफगानिस्तान वॉर, उस तरह की लड़ाई ना हो जाए, तो वहाँ से अपना अब वो पैर खींचना चाहते हैं। और ट्रंप साहब ने इसका इकोनॉमिक कॉस्ट देखा और कहा कि अब वो वापस जाते हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, युद्ध दो तरह से जीती या हारी जाती है। एक तो है कि हम रण क्षेत्र में गए, हारे, सरेंडर किए, जो भी हुआ हम वापस आ गए, एक जीता एक हारा। दूसरा होता है रणनीतिक हार, और यहां पर मुझे अमेरिका की एक रणनीतिक हार दिख रही है, क्योंकि जेडी वांस का एयरफोर्स 2 तैयार बैठा है कि कब उड़ेंगे वहां से, लेकिन ईरानी तैयार नहीं है उनसे बात करने के लिए। यह भी हो सकता है कि जिन शर्तों पे किया जा रहा है ईरान में मतभेद है, क्योंकि एक तो वहां ऑब्जेक्टिव लीडरशिप कोई नहीं है, मुस्तफा खामेनी कितने इफेक्टिव हैं पता नहीं चल रहा है। और ये जो शतरंज की बिसात है उसमें पहले ही जितने भी इनके सेनापति थे, इनके कमांडर थे, इनके चीफ थे, सबको खत्म कर दिया गया। अब लोअर रैंक पर किसको कितनी आस्था है ये भी समझ नहीं पता चल रहा है। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इस समय इनके सिविलियन लीडरशिप पर हावी हो गया है, क्योंकि वही एक एस लीडरशिप, एक हाई कमांड वहां नहीं है। इसको देख के यही लग रहा है कि अब ट्रंप साहब जल्दी से जल्दी किसी तरह इससे पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। हॉर्मुज को एक वेपन की तरह ईरान ने सक्सेसफुली यूज किया, ये दिख रहा है, और वो हॉर्मुज को का हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे। इस समय वर्तमान में मुझे लग रहा है वो दिखाना चाहते हैं अमेरिकी जनता को कि देखो हम जीत गए थे, हम यहां से वापस जा रहे हैं, और हॉर्मुज यदा कदा वो चलता रहेगा। इजराइल ईरान पे जब लगेगा कि ऐसा कुछ कर रहा है वो फिर अटैक कर सकता है, ईरान को जब लगेगा कि इजराइल उस पर अटैक कर रहा है फिर जीसीसी पे। तो ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा शिथिलता आई है। यानी 3 बातें जो कह सकते हैं अमिताभ जी, वो ये कि ट्रंप को ये लग रहा है कि ईरान के साथ उलझकर अभी उनसे गलती हो गई है, वो फंस गए हैं। और बात ये भी है कि ईरान में एक मत नहीं बन पा रही है, ईरान में भी 2 आवाजें हैं जो पैरेलली सुनाई दे रही हैं। एक कहता है कि बात होनी चाहिए, और एक है जो युद्ध को जारी रखने की बात कर रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पाकिस्तान की एक बार फिर से चीछा लेदर हो चुकी है। पाकिस्तान पर विश्वास ईरान नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मुनीर और शहबाज पलके बिछाए बैठे थे इस्लामाबाद में, होटल मेन्यू सब तैयार कर रखा था, रेड कारपेट बिछा रखा था, मगर ना तो अमेरिका से कोई आया और ना ही ईरान से। दरअसल ईरान को अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मुनीर की अपील पर ही ईरान ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद अचानक ट्रंप ने हॉर्मुज पर अपनी नेवी भेज दी। इससे मुनीर का क्रेडिट डाउन हो गया है। इधर ट्रंप मुनीर और शहबाज का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें महान बताकर अपनी साख बचा रहे हैं। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने के लिए भी मुनीर और शहबाज का इस्तेमाल किया। अब ये तो साफ है कि फिलहाल
फिलहाल वार्ता नहीं होगी, सीज फायर है, मगर कब तक ये नहीं पता। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का मामला फंसा हुआ है क्योंकि हॉर्मूज पर टेंशन बरकरार है और पाकिस्तान का क्या हो रहा है या पाकिस्तान का क्या होगा ये भी अब सवाल है, क्योंकि ईरान तो साफ साफ ये बता रहा है, या ईरान के एक्शन से तो साफ साफ ये लग रहा है कि ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। कंधा जरूर मुनीर और शहबाज बन चुके हैं, ट्रंप के लिए कंधा बन चुके हैं, और जैसा हम बार बार कहते हैं कि अपने हिसाब से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है, हर्षवर्धन जी फिर वही दिख रहा है। नहीं देखिए, इसका तो मतलब कल भी हमने बात की थी, परसों भी बात की थी, और एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं कि ट्रंप कोई मतलब दब गए हैं, पीछे हट गए हैं। उनको जो अपना काम करना था वो कर चुके हैं, और उनके काम करने का अंदाज हमेशा यही रहा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि अब तक उनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इसी तरह से काम करते रहे हैं। ईरान को जो तबाही उनको करानी थी वो तबाही उन्होंने करा ली, ये जो मूल काम था उन्होंने कर दिया। IRGC की कमांड वहां पर है, इसलिए उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। अब ये दोनों मिलकर कौन से तरीका निकालेंगे, किस समय कहेंगे कि अच्छा उसने हमारी मान ली, हमने उसकी मान लिया, और ये कुल मिला के तब भी ऐसे ही वॉर चलता रहेगा। मतलब ये जो जिसको कहते हैं ना कि शब्दों के तीर ऐसे ही निकलेंगे, उसमें ना तो अरागची की तरफ से कमी आएगी, ना गलीबाफ की तरफ से, और ना ट्रंप की तरफ से। मूल मसला ये है कि दोनों को समझ में आ गया कि इससे आगे बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं हो। और जहां तक युद्ध की रही बात, तो उनके दूसरे मसले हैं, वो तो मूल मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, जिसको बार बार कहा जाता है ना कि यरूशलेम में 3 रिलीजन का, 3 मजहब का सबसे पवित्र स्थान है, तो वो तो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन क्या अभी कुछ होगा? मेरा मानना है ये द एंड है। ये फिलहाल सारी जिसको कहते हैं ना कि एक रुकावट होगी, और नए सिरे से उस क्षेत्र का इकोनॉमिक डायनेमिक्स बदलने वाला है, जो शायद अभी साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक डायनेमिक्स बदलने वाला है, उसकी तैयारी। जहां तक रही बात इस्लामाबाद टॉक्स की या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की, उनकी हैसियत बस उतनी ही है, उनको आपको एक जगह देनी है, उनका ब्रोकरेज तय है, उनको कुछ थोड़ा और हो जाएगी। और अमेरिका, विशेष करके ट्रंप, ये भारतीयों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ट्रंप मूल रूप से भारत विरोधी है। उनको लगता है कि भारत जैसा देश जिसका प्रधानमंत्री उनके सामने झुका नहीं, वो उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान को समय समय पर, जिसको एकदम देशज में कहें तो, एक चूड़ी और चढ़ा देते हैं। तो बस इतना, इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि जो बातचीत शांति वाली है वो लगभग तय है, उसकी शर्तें किसी दिन आपके सामने आ जाएंगी। भाई पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए, पाकिस्तान को कर चाहिए, इसलिए पाकिस्तान तो कहीं भी पहुंच जाता है जहां उससे फायदा दिखता है, कटोरा उसके हाथ में रहता है, भीख मांगने के लिए वो तैयार रहता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही मुनीर और शहबाज कर रहे थे। लेकिन यह बात ट्रंप की करें तो ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं, ये मैसेज हर तरीके से क्लियर किया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर जश्न का माहौल दिखा, ईरानी मिलिट्री ने अपनी खतरनाक मिसाइलों की नुमाइश की, लोगों ने ईरानी झंडा लहराकर ट्रंप को चिढ़ाने की कोशिश की। तेहरान की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं, जहां ईरानी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान IRGC ने खुरम शहर 4 मिसाइल का भी प्रदर्शन किया। तेहरान के रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर हजारों की तादाद में ईरानी जुटे और सरकार के समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं। तो ये तस्वीर विजय जी चिढ़ाने के लिए ही है, ये बताने के लिए ही है कि कुछ भी कहिए, हम जीत गए हैं, हमारी स्ट्रीम जीत गई है, हमारी जो विचारधारा है वो जीत गई। प्राची जी, युद्ध में ऐसा ही होता है कि सब तरफ यही होता है कि जीत गए, हमारी हुई। जैसे चुनाव में होता है कि जब तक नतीजे ना आए सब जीते हुए ही होते हैं, सब सरकार बना रहे हैं। ऐसे ही जंग में भी चलता रहता है कि जब तक खत्म ना हो जाए। बस इसको ये समझना चाहिए कि दोनों ताकतवर हैं, और आपने ठीक कहा कि भाई उनको समझ में आता है कि वेनेजुएला नहीं है कि उसको उठा कर ले जाएं, ये नहीं है ईरान। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी ऐसा समझता होगा, क्योंकि वो भी जानता है कि ईरान क्या देश है, उसकी सामरिक ताकत क्या है, राजनीतिक ताकत क्या है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि ट्रंप हार गए। ट्रंप हारे नहीं है, वो अपनी रणनीति अलग तरीके से बनाते हैं, और वो जंग भी फाइनेंशियल जंग लड़ते हैं, इकोनॉमिक वॉर के तौर पे। तो इकोनॉमिक वॉर में क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, उस रास्ते पर वो है। देखिए, ईरान में अभी तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास था, अब तो अमेरिका ने भी नाकेबंदी वहाँ पर कर रखी है, तो कुछ कब्जे पर तो आ गए। और हम शुरुआत से ये बात कर रहे हैं कि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सीज फायर तो हो ही जाएगा। जब चिंता कर रहे थे कि भाई सीज फायर की डेट खत्म हो रही, मैंने वो तो रोज़ बढ़ता रहता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि सीज फायर नहीं होगा। और जब तक वो अपने फाइनेंशियल या इकोनॉमिक जो टारगेट्स हैं उसको अचीव नहीं कर लेते, वो बिजनेसमैन है ट्रंप साहब, तो वो सोचते हैं इसमें कुछ नहीं है, ये आप प्राची जी नाराज़ हो जाए कि ये हार गए जीत गए, इसमें पड़ते ही नहीं। वो कह रहे अपना मकसद पूरा होना चाहिए, क्या वहाँ पर हैं। और एक तरह से उन्होंने ईरान को जो तबाही की वो तो हो ही गई तबाही। दूसरा, हॉर्मुज पर बैठा हुआ है अमेरिका,
जो केवल ईरान बैठा हुआ था। इसको भी समझिए ना। तो अब जिस दिन बात होगी, जब दोनों के बीच बात होगी, तो इस पर भी बात होगी ना। और उनकी नज़र तो ईरान के तेल पर है, उनकी नज़र ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है, जो खुला हुआ था, वहाँ 2 लोगों का कब्जा हो गया। अब उसकी डील कैसे होगी? और पाकिस्तान के लिए हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। उनको तो पहले ही ये काम मिला ही यही था। कैटरिंग के काम वाले से आप वो थोड़ी उम्मीद करते, कैटरिंग का काम कैटरिंग की तरह से करते। वो एक इसी व्यवस्था के लिए वहाँ पड़ते और ट्रम्प साहब की तरफ से थे। हाँ। ट्रम्प साहब उनका यूज कर रहे थे कि यहाँ पर बैठिए, इसलिए उनका कोई न तो उनकी क्या बेइज्जती होनी है। वो ऐसा समझ रहे थे ये काम जिसका जो काम है वो कर रहे हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनकी भूमिका अगर होती तो वो ईरान और अमेरिका है जेडी वेंस के बीच में भी ये कोशिश करते कि कोई लोग आ जाए वहाँ पर। वो इसके लिए थे ही नहीं, वो तो वहाँ थे कि आ जाएंगे तो हम माला लेकर पहना देंगे, क्योंकि वो मीडिएटर नहीं थे ना। हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि पाकिस्तान के लिए देश में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बड़े नेगोशिएटर हो गए और मीडिएट कर रहे हैं और भारत इसमें हार गया। तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो कोई नेगोशिएटर की भूमिका में नहीं है, कोई मीडिएटर। एक्चुअली वो हैसियत शब्द गलत है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही नहीं है पाकिस्तान, ऐसी स्थिति में है ना। हैसियत कहना मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि हम उनसे उम्मीद करें कि वो कुछ, क्या वो ट्रम्प साहब को कुछ कह सकते हैं या ईरान में वो किसी को कुछ कह सकते हैं कि उनकी स्थिति है। कुल मिला के ऐसा ही मसला है कि आज तुम तैयार हो जाओ, आज तुमको हीरो बनाते हैं। तो ट्रम्प का मन है, आज वो कह रहे हैं चलो तुमको हीरो बनाते, सच धज के आ जाओ, जरा सूट टाइप पहन के आ जाओ। तो वही है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी। एक बात जो आपने कही, सवाल यही है कि हॉर्मूज का क्या होगा, जिस पर पहले सिर्फ ईरान का कंट्रोल था, वहां अब डबल ब्लॉकेड है। अमेरिकी नेवी भी यहां जहाजों को रोक रही है। कल ईरान से सिंगापुर जा रही एक शिप को यूएस नेवी ने जब्त कर लिया। इस पर बोत्सवाना का झंडा लगा था। इस जहाज का नाम MT टिफनी है। पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है कि हॉर्मूज पर कंट्रोल किसका है। ऐसे में भले ही सीज फायर आगे बढ़ गया हो, लेकिन हॉर्मूज पर टेंशन से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। गैस और ऑयल की किल्लत आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो यही इस युद्ध का मकसद संगीत जी नजर आ रहा था क्या, कि जहां पर सिर्फ ईरान था वहां अब अमेरिका की भी चर्चा हो रही है और अमेरिका जब चाहे जिसको चाहे रोक रहा है, नाकेबंदी कर रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग विचार पूरे परिदृश्य पर मेरा अपना है। मुझे लगता है कि अमेरिका की बहुत फजीहत हुई है इसमें। आपने, ठीक है, आपने 16,000 बॉम्बिंग कर दी, आपने ईरान को बहुत सारे शहरों को आपने बर्बाद कर दिया। आपका क्लेम है कि आपने उसकी नेवी को ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ये सब आपके क्लेम हैं, हुआ भी होगा। लेकिन अंतिम जो निष्कर्ष है, उपसंहार जिसे कहते हैं, आप एक बताइए, आप दुनिया में एक उदाहरण ऐसा खोजने को नहीं मिलता हो जहां अमेरिका का राष्ट्रपति कहता हो कि हमारा उपराष्ट्रपति वार्ता को जाने के लिए तैयार है और दूसरा पक्ष कहता है कि जब तक तुम मेरी शर्तों को नहीं मान लोगे हम तुम्हारी वार्ता पे आने वाले नहीं हैं। जिसे कहते हैं ना, इतनी बड़ी बेइज्जती मुझे तो नहीं आसपास दिखाई देती है। यदि कोई थर्ड पार्टी निगोशिएशन वगैरह कहीं होता हो तो उसमें ये सब चल जा रहा हो, लेकिन जहां हेड ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, वो कह रहा है कि हम वार्ता करना चाहते हैं और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम वार्ता नहीं करना चाहते हैं। जो तुम कर रहे हैं वो शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये सब हम अमेरिकी ड्रामे में नहीं हम फंसना चाहते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब ड्रामा है। इतना ही तक नहीं जाकर के रुका ईरान को ये भी शक हो गया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत होगी उसकी खुफिया जानकारी जो है उसके थ्रू जो है वो अमेरिका को पास ऑन हो रही है। मुनीर वो काम कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सस्पिशन सुई जो है, संदेह की सुई यहां आकर घिर गई है, यहां आकर के टिक गई है। और ट्रंप जो है जब ये कहते हैं कि सीज फायर जो है हम शहबाज के कहने पर कर दिए और उसके कहने पर कर दिए, तो ये जिसको कहते हैं ना कि आप दूसरे का कंधा हम लड़ने जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इसने कह दिया था कि अब इसको मत मारना है इसलिए नहीं मार रहे हैं। आपको मारने की क्षमता आपकी नहीं है, आप आगे उस लड़ाई में घुसना नहीं चाहते हैं, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आप उस लड़ाई से अब बाहर निकलना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद कर दिया है? मुझे नहीं लगता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे ये है कि वो ईरान के तेल पर उनकी नज़र है। ये बहुत बातें की जा रही हैं इसके बारे में। मूल अब बात यह आ रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला कैसे विदाउट ये वहां से निकल जाए, इसके लिए उन्होंने नाकेबंदी कर रखी है। और एक दिन ऐसा आएगा
कि यही केंद्र में आकर के विषय हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि बाकी जितने मुद्दे थे, यूरेनियम का मुद्दा था, मिसाइल का मुद्दा था, रेजिम चेंज कुछ का कहा मुद्दा, नहीं जा सकता सारे कि के इस युद्ध में सारे क्या जो हो है, रहा है और किसके सारे क्या के हित सारे है। जो है वो परिदृश्य में ठीक है, पीछे संगीत पर्दे रागी के जी, मेरे पीछे पास चले इतना ही जाएंगे। वक्त था, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।